हमने कहा कैसे पता कि आपको चेस्ट का दिया जाए। लेकिन फिर ये था कि जो चेस्ट थी वो भी मेरा ख्याल था कि उसमें थोड़ा टाइम आप लोगों को दे देंगे। तो उसमें फिर हमने आज एमएसके का जो 25 क्वेश्चन वाला टेस्ट रहता था एक, वो आज हमने अनेबल कर दिया। और उसके बाद फिर ये है कि अब जो आज रात को जो टॉक्स अनेबल होगा वो लाइकली जो है चेस्ट का होगा। और फिर चेस्ट की जो डिस्कशन है वो फिर हमारी थर्सडे को परसों होगी। कल कोई क्लास नहीं होगी। और परसों जो है वो फिर हम उसके साथ जो यानी कि चेस्ट को स्टार्ट करेंगे। और फिर उसके बाद फिर अगला सैटरडे को डिस्कशन होगी। तो उसमें देख लेंगे, हो सकता है इस पूरे वीक में हम चेस्ट कवर कर लें। और फिर हम नेक्स्ट वीक से दोबारा जो है वो जो हमारी चीज़ें रह गई हैं उनको हम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब यानी कि ये जो 2 दिन है इनमें आपके पास 50 केसेस ऑलमोस्ट चेस्ट के दे दिए जाएंगे। और मेरा ख्याल यही है कि शायद मैं दोनों टॉक्स इकट्ठे ही आज अपलोड कर दूंगा, यानी कि जिसकी डिस्कशन हमारी थर्सडे में है और जिसकी डिस्कशन हमारी सैटरडे में है। उससे फिर ये हो जाएगा कि अगर हम थोड़ा सा हम मजीद ऑर्गेनाइज हो जाएंगे क्या कि हमें टेस्ट को भी फिर हम कम्प्लीटली कवर कर लें। अभी तक जो था वो अभी तक हमने काफ़ी सारा तो कवर कर लिया हुआ एरिया। लेकिन अब ये है कि हम रैंडम से टेस्ट बना के तो वो आप लोगों को मजीद ताकि ग्रिल करें थोड़ा सा, आप लोग ताकि थोड़ा सा ज़्यादा उसमें वो हों कस्टम। अच्छा, पहला केस से स्टार्ट करेंगे हम। और पहला केस जो है ना ये असल में आज थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक तो जो वैरायटी ऑफ केसेस थी वो बहुत ज़्यादा कोई क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग्स की नहीं थी, नॉर्मल फाइंडिंग्स थी। मतलब जो रूटीन के केसेस हैं एग्जाम के, कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं थे। एक दो केसेस ऐसे थे जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि अगर उस तरह का केस आ जाए तो उस सूरत में आपने क्या करना है। लेकिन जो ये केस था ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस था। उसमें क्या था कि आपकी जो स्पाइन है इसकी भी फाइंडिंग्स आ रही थी। लग चलो बस, सॉरी, मैं चलो। उसके बाद इसमें जो ये इस केस जो डिस्क के मार्जिन्स थे तो वो सारे के सारे कैल्सीफाई हुए पड़े थे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप इस किसी भी डिस्क को देखते हैं, जिस तरह ये डिस्क पड़ी हुई है, ये हमारी C4 वर्टेब्रल बॉडी है, ये C5 वर्टेब्रल बॉडी है। तो इन दोनों के दरमियान में जो ये डिस्क होती है इसके अंदर कभी भी कैल्सिफिकेशन नहीं होती। जो इसकी एनुलस होता है, एनुलस फाइब्रोसिस जिसको आप कहते हैं, जो कि डिस्क के साइडों से उसको कवर किया होता है। तो जो आपकी पैथोलॉजीज हैं वो उसकी इन्वॉल्वमेंट और उसकी छोड़ने की जो है ना डिफरेंशियल्स, उस पे ही आपने आगे चलना होता है। और अगर आपको इस तरह की कैल्सिफिकेशंस मिलें जिस तरह की इसमें मिल रही थी आपको, खासतौर पे ये जो पड़ी हुई थी उस पर यहाँ वो पड़ी हुई थी, तो ये जो, और ये देखें ये कितनी क्लियर कैल्सिफिकेशन थी। तो ये सारे के सारे जो सिंडेस्मोफाइट्स जिनको आप कहते हैं, जो कैनुलस की कैल्सिफिकेशंस होती हैं। और उसमें सिर्फ एक ही जो डिजीज आपके पास मोस्ट कॉमन आता है वो आपके पास एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसको उसके अंदर आपकी जो एनुलस फाइब्रोसिस है उसकी कैल्सिफिकेशन होती है। और उसकी कैल्सिफिकेशन की वजह से आपके जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं वो स्क्वेयर लाइक अपीयरेंस देना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जो उसके मार्जिन जहाँ पर डिस्क की वजह से वो थोड़े से राउंडेड होते हैं। जब उसकी कैल्सिफिकेशन आ जाती है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको ये स्क्वेयर लाइक वर्टिब्रल बॉडीज नजर आनी शुरू हो जाती है। तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो इसमें सिर्फ ये था कि इसका जो फाइंडिंग थी वो अपने कैल्सिफिकेशन ऑफ डिस्क को देखना था। और मार्जिन ऑफ डिस्क ये कि जो यानी कि जो के इसकी क्या कहते हैं इसको, एनुलस की जो कैल्सिफिकेशन है वो थी। और एनुलस कैल्सिफिकेशन की वजह से जो है वो ये एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सिंपल पेशेंट था। अब अभी आपने ना इनमें बहुत सारी जो सर्वाइकल स्पाइन के भी केसेस आएंगे, तो आप लोगों ने देखना है कि जब आप सर्वाइकल स्पाइन को देखें आपने सबसे पहले तो इस तरह उसकी डिस्क को और इनका देखना है। तो इसमें तो क्लियरली जो डिस्क थी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसलिए, लेकिन इसके बावजूद जो यानी कि केस था तो बहुत सिंपल सा। और लेकिन इसमें जो डिफरेंशियल्स थे वो बड़े डिफरेंट से आए। तभी मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। लेकिन एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो था वो डॉक्टर मुदस्सर ने दिया हुआ था। फिर डॉक्टर जिले हुमा ने, हाँ जी दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था। और फिर एक डॉक्टर निदा ने दिया था। फिर
और कौन था, यस हाँ, डॉक्टर शाजीन और डॉक्टर सैरिश। तो इन लोगों ने, और हाँ डॉक्टर नासरा इकबाल ने भी दिया था, ब्रेकियल फिस्टुला दिया था ना साथ, लेकिन एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दिया हुआ था। इसमें आप लोगों के लिए याद रखना है कि डिस्क को हमेशा एवेल्युएट करना है, और अगर डिस्क के मार्जिन की कैल्सिफिकेशन है तो वो एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आती है। अब उसके साथ ही अगला केस जो था वो था जिसमें डिस्क के मार्जिन की कैल्सिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उसके बाहर फ्लोइंग ऑस्टियोफाइट्स थे जो कि दूसरी साइड पे जाके लग रहे थे। लेकिन अगर अब आप डिस्क के एंड भी देखें ना, तो डिस्क के एंड बिल्कुल क्लियर थे। ये जो ऑस्टिफिकेशन थी, ये जो ऑस्टियोफाइट्स थे, ये उससे बाहर से जाके एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे थे, लेकिन डिस्क के जो मार्जिन थे, तो आगे और पीछे अगर आप देखें तो डिस्क स्पेयर्ड थी। अब यही जो डिफरेंशियल होता है, या ये जो मेन फाइंडिंग होती है, ये डिफरेंशिएट करती है आपकी डिश में, यानी कि डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपरोस्टोसिस और एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर फ्लोइंग ऑस्टियोफाइट्स की बजाय डिस्क की अपनी कैल्सिफिकेशन होती है एनुलस फाइब्रोसिस की, और अगर इसमें वो होती तो वो इस लेवल पे होती। जबकि इसमें जो ये वाला अब ये देखें, अब ये दोनों मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसको आप देखें, इसमें कहाँ कैल्सिफिकेशंस है, अपने डिस्क के मार्जिन के अंदर अंदर, लेकिन इसमें कहाँ है, बाहर निकली हैं फिर जाके फ्यूज हुई है, बाहर निकली हैं फिर जाके फ्यूज हुई है। लेकिन इन एरियाज को इन्होंने एज सच नहीं छेड़ा हुआ। तो इसलिए आपने ये याद रखना लाजमी कि ये जो फ्लोइंग ऑस्टियोफाइट्स हैं, यानी कि जिसमें ये बिल्कुल ही बाहर से बहते हुए जा रहे हैं एक तरह से, तो ये जो फ्लोइंग ऑस्टियोफाइट्स हैं, ये हैं आपकी डिश के लिए, डिफ्यूज इडियोपैथिक स्केलेटल हाइपोरोस्टोसिस के लिए, और जो डिस्क की कैल्सिफिकेशन हैं, ये हैं आपके एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो ये बहुत बेसिक सी फाइंडिंग है, ये अर्ली स्टेजेस में भी ऐसी आती है, लेट स्टेजेस में भी ऐसी आती है, लेकिन आपको इनका आइडिया बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि ये यहाँ पे ये जो एरियाज हैं, ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं आप लोगों के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो था फिर, अब आगे हम आगे चलते हैं। उससे अगला जो केस था आपका, वो एक केस था जो हमने पिछली बार भी देखा था, और अब हम उनको दोबारा देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपेयरेंस इस तरह की आ रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ना कई दफा वो इंस्टेबिलिटी की वजह से स्क्लेरोसिस, और उसकी वजह से थोड़ा सा फाइंडिंग्स आ जाती हैं। लेकिन ऐसा कोई उसको आप फोकस ना करें, तो सेकेंडरी थोड़े से ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन वगैरह हो सकती हैं। लेकिन प्राइमरीली जो था ना एटलस और एक्सेस, वो उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था जितना क्लियर नज़र आना चाहिए था, लेकिन वेन पैथोलॉजी जो थी वो आपके इसमें थी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपके पास एक ये वर्टिब्रल बॉडी थी, एक ये वर्टिब्रल बॉडी थी, जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड हाइट थी उससे ये दोनों वर्टिब्रल बॉडीज जो हैं काफी ज्यादा रिड्यूस कर चुकी हुई थी साइज में। उसके अलावा क्या फाइंडिंग थी, कि जो डिस्क थी वो लॉस हो चुकी थी, और डिस्क के साथ के जो दोनों एरियाज थे ऊपर और नीचे, वो स्क्लेरोटिक हो चुके हुए थे, कि उसमें सारी की सारी हाइपरडेंसिटी दोनों साइडों पे हो चुकी हुई थी। तो ये इंडिकेट करती है आपकी वर्टिब्रल डिस्काइटस को, कि इसमें जो आपका, या जिसको आप स्पोंडाइलो डिस्काइटस कहते हैं, क्योंकि स्पोंडाइलो का वर्ड जो है वो भी आपके वर्टिब्रल बॉडी के लिए यूज होता है। तो इसमें आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे होता है, और ये नॉर्मली इस तरह फोकस्ड करके कभी भी नहीं दिखाते होते, ये पूरे का पूरा एक व्यू होता है, जिसके अंदर आपको दरमियान में एक वर्टिब्रल बॉडीज की, यानी कि जो दो एरियाज हैं, उनकी हाइट भी रिड्यूस होती है, और उनके दरमियान में यहाँ पे मार्जिन पे स्क्लेरोसिस भी होता है। अब इसमें इस जगह पे नॉर्मली आपको एक बात जरूर लिखनी चाहिए, कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्काइटस या वर्टिब्रल डिस्काइटस कहें। इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल में या पायोजेनिक या टीबी को ना मेंशन करें, क्योंकि कई दफ़ा इस पे आपके पास इतना क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं होती कि ये ट्यूबरकुलोस स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस है, या ये सिंपल स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस है, ये जो पायोजेनिक होता है। ठीक है, और इसमें खैर मतलब काफ़ी सारे लोगों ने ठीक लिखा है, डॉक्टर अहमद ने, डॉक्टर जिलेमा ने, ज़ारा नसरुल्लाह ने, लेकिन उसके अलावा भी ट्यूबरक्लोसिस जिसने लिखा है, ट्यूबरक्लोसिस तक मैं वही बता रहा हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस आप नहीं लिखना, क्योंकि पायोजेनिक जो होता है ना, इस एज ग्रुप है ना, 73 ईयर ओल्ड मेल या ओल्ड एज जो लोग हैं, उसके अंदर जो होता है वो ज़्यादातर आपका ट्यूबरक्लोस स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस नहीं होता, उसमें ज़्यादातर आपका पायोजेनिक स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस डिस्काइटिस होता है, जो रिकरेंट यूटीआईज की वजह से यहाँ पे हो सकता है। जी कौन सा है, तो पर आप बताएंगे कि जी अगर एज इसकी ज़्यादा है पेशेंट की, तो बिल्कुल ये जो है आपका
और ये देखें, जिसने ये वाला जो पेशेंट था, इसमें ये पायोजेनिक वर्टिब्रल ऑस्टियोलाइटिस है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्क इन्वॉल्व हो जाएगी और डिस्क की इरोजन हो जाएगी और डिस्क की बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी होगी, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पायोजेनिक है। और अगर डिस्क प्रिजर्व्ड है और आगे पीछे के वर्टिब्रल बॉडीज और लार्ज आपको कलेक्शन नजर आ रही है पैरावर्टिब्रल, अगर आपको पैरावर्टिब्रल कलेक्शन नजर आ गई है ना, तो फिर तो आपकी जान छूट गई है, फिर तो आपने सिंपल सिंपल जो है ना वो टीबी में डाल देना है। और अगर आपको वो नजर नहीं आ रही, डिस्क खत्म हुई पड़ी है, डिस्क एरोड हुई पड़ी है और वर्टिब्रल बॉडीज इस तरह दोनों की हाइट रिड्यूस हुई हुई है और सेंटर आपको डिस्क में नजर आ रहा है, तो फिर इस सूरत में आपने इसको पायोजेनिक डालना है। मार्क कैसे करूं मैं? एक मिनट, ये मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, ये देखिए एक मिनट, इसको मैं, ये देखें। अब ये माउस को आप फॉलो करें, ये सुपीरियर वर्टिब्रल बॉडी है यहाँ तक, यहाँ तक ये और ये इंफीरियर वर्टिब्रल बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये दरमियान में जो एरिया जा रहा है, ये जो माउस का एरिया है, ये सारे का सारा जो है वो आपका डिस्क है। हाँ, तो एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है, इसमें ज़रूरी तो नहीं है। इसमें कई बार जो आपके ये होते हैं इकोलाई के होते हैं, ये कई बार क्रॉनिक में चल रहे होते हैं, तो इसलिए दोनों ही हो सकते हैं। और क्रॉनिक की सूरत में आपको कई दफ़ा ऑस्टियोपिनिया मिलता है और कई दफ़ा आपको ये जिस तरह स्क्लेरोसिस होता है, तो क्रॉनिक में स्क्लेरोसिस भी डेवलप हो जाता है। तो उस सूरत में भी जो है वो आपने इसको इसी तरह करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि जो टीबी है ना, जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं, उनमें आपको पता है कि जो बेजियन वीनस प्लेक्सस होता है, तो होता ही है कि उनके जो यूटीआई के जब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, यानी कि रिकरेंट यूटीआईज वगैरह, तो उससे ये सक हो जाता है वर्टिब्रा जो है वो, उसके अंदर जो ये वर्टिब्रल बॉडीज के अंदर जो है ना आपका जो पस है या ये जो बैक्टीरिया है वो सक हो जाता है और वो फिर डिस्काइटिस करता है। तो इसलिए अगर आपका पेशेंट ओल्ड एज है और आपकी इतनी ज़्यादा डिस्क की भी इरोजन है, तो आपने इसमें डेफिनेटली इसको स्पॉन्डालोडिस्काइटिस पर उसको मेंट करना है। पैथोलॉजी अगर वो पूछें तो आपने ज़रूर ये कहना है कि जी मैं फर्दर फीचर्स देखना चाहूँगा या चाहूँगी एमआरआई पे। अगर इसके साथ वर्टिब्रल कलेक्शन बड़ी है, तो फिर तो मैं इसको टीबी की तरफ लेके जाऊँगा। और अगर इसमें कोई कलेक्शन वगैरह नहीं है और जिस तरह ये डिस्क रोड हुई है एमआरआई में भी अगर इस तरह डिस्क रोड हुई है, तो फिर ये आपकी ज़्यादा लाइकली है कि ये वो पायोजेनिक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो, हाँ जी, ओल्ड एज फाइवर्स पायोजेनिक बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि उसकी एटियोलॉजी चेंज हो जाती है। और लंबर स्पाइन के अंदर खास तौर पे अगर ओल्ड एज में भी आपका जो पेशेंट है वो यानी कि थोरेसिक स्पाइन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर लेस लाइकली है। उसकी रीज़न है कि वो उस एज में वहाँ पे वर्टिब्रल जो बेसल प्लेक्सस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जो लंबर स्पाइन का एरिया है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो पेशेंट खास तौर पे मोबाइल होते हैं, जब चलते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो अंदर साकिन हो जाता है। तो एक और दूसरा ये है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी में पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जो बायोजेनिक होते हैं उनके पास स्टेप वो जो है आपके कोलेजनेज एंजाइम्स होते हैं, और कोलेजनेज एंजाइम्स जो होते हैं वो डिस्क को थ्रू एंड थ्रू क्रॉस करके इसको उड़ा सकते हैं। जबकि जो टीबी है उसके पास कोई कोलेजनेज टाइप का एंजाइम नहीं होता। तो वो क्या होता है कि जिस तरह सब लिगामेंटस आपको मैंने कल दिखाई थी एक इन्फेक्शन की पिक्चर, कि जिसमें वो उसके साथ 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 फॉलो करता है, तो वो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं फॉलो करने के। तो इसलिए याद रखना है कि अगर आपको लंबर स्पाइन में मिल रही है और थोड़ा सा ओल्ड एज पेशेंट लग रहा है, तो फिर आप पायोजेनिक में जाएंगे। लेकिन अगर आपको बड़ी बड़ी एब्सेसेस मिल रही हैं, सॉस कलेक्शंस मिल रही हैं और इस टाइप की चीज़ें मिल रही हैं, फिर आपने टीबी में जाना है। और ये केस लगना ही लगना होता है, ये ट्यूबरकुलस स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस का, ये डिस्काइटिस का। अच्छा जी, इस पे भी खैर आप लोगों ने मतलब काफ़ी लोगों ने तो दिया था, लेकिन काफ़ी सारों ने इसको फ्रैक्चर और इस टाइप की चीज़ें बनाई हुई थी, जबकि वो इतना क्लियर नहीं था। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा पेशेंट था वो जो है आपका, इससे अगला जो था कौन सा, 32 ईयर ओल्ड। अच्छा, ये एक मज़ेदार केस था, क्योंकि ये ऐसा केस था कि जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो सकता था कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अब उसमें अब आपने सबसे पहले तो इसकी फाइंडिंग्स से स्टार्ट करना था, कि जो इसकी फाइंडिंग्स थी कि एक आपको डिस्ट्रक्टिव लीजन नज़र आ रहा है लेफ्ट आईलिड ब्लेड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इंटरनल जो इसकी मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई कैल्सिफिकेशन या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्टियोसार्कोमा भी रूल आउट हो गया और जो आपका कॉन्ड्रोसार्कोमा है वो भी रूल आउट हो गया, क्योंकि आपने मैट्रिक्स क्लियर कर लिया, मैट्रिक्स में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी जो है वो रिएक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ यहाँ पे आपको लग रही थी, लेकिन कुछ खास इतना ज़्यादा वो भी फीचर नहीं था। बाकी ये वो आपको लीजन सारे का सारा नज़र आ रहा था, जो कि
इन्हांसमेंट भी बाद में शो कर रहा था यहाँ पे पोस्ट कंट्रास्ट इमेज के अंदर। ये जो दोनों इमेजेस थे इसमें से आपको आइडिया हो रहा था कि यहाँ पे ये लीजन जो है वो थोड़ा सा इन्हांसिंग भी हो गया हुआ है। तो इसका मतलब ये था कि ये जो नहीं, ये जो है सॉरी T2 है। ये T2 लग रहा है, इसकी बोनस और CSF नहीं है ना, इसलिए इसके बावजूद, लेकिन बहरहाल ये T2 है और ये T1 है। T1 पे लो है और T2 पे हाई है। इसके इन्हांसमेंट का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेसल्स जो है ना वो नॉर्मल है, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं है। अगर ये कंट्रास्ट होता तो यहाँ पे वेसल्स होती है। ये T2 है बेसिकली। तो इसलिए जो लीजन था वो T1 लो, T2 हाई, और उसके बाद ये लिटिक एरिया और साथ यहाँ पे सारा डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आ रही थी इसके अंदर। और उसके अंदर फिर अब आपके पास जो इसमें डिफरेंशियल स्टार्ट होते थे वो ये था कि ये डेस्मोप्लास्टिक फाइब्रोमा था। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी और किस तरह इसको आपने करना था। तो इसमें जो डिफरेंशियल थे उसमें प्लाज्मा साइटोमा बिल्कुल एक्सेप्टेबल था क्योंकि वो भी इस तरह प्रेजेंट करता है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि वो जब इरोड करता है या चूंकि वो भी ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करके चल रहा होता है, तो उसमें भी जो है सारी की सारी वो डिस्ट्रक्शन इससे ज़्यादा एग्रेसिव होती है प्लाज्मा साइटोमा में। लिम्फोमा हो सकता था, लेकिन लिम्फोमा का और जो एक इविंग्स के जो गिनी के जो डिफरेंशियल है, क्योंकि अगर तो आपको एज पता होती है कि 32 ईयर्स ओल्ड फीमेल है तो फिर तो आप एविंग्स ना देते क्योंकि एविंग्स इस एज ग्रुप में ट्यूमर नहीं होता। लेकिन अगर सपोज करें आपको एज का नहीं पता था, तो जो इविंग्स के अगेंस्ट चीज में इसमें जानी थी वो इसका आपका जो इस तरह का रिएक्शन है ना बोन का, वो इविंग्स में नहीं होता था। इविंग्स जो है वो इस तरह, क्योंकि इविंग्स के जो सेल्स है ना, वो बेसिकली जो हेवर्जन कनाल सिस्टम होता है ना इसका बोन्स का, वो उसके अंदर से स्लिप कर करके बाहर निकल जाते हैं। उनको इतना डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं होती। वो सेकेंडरी इरोसिव चेंजेस जरूर आती हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल बोन को इरोड करके वो खत्म नहीं करते। और वो पेरियोस्टियम के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालते, तो इसलिए हल्का सा पेरियोस्टल रिएक्शन जरूर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा थिक पेरियोस्टल रिएक्शन उसमें भी नहीं होता। और फिर दूसरा क्या होता है उसके अंदर के साथ सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट अगर इतना इरोजन हो जाए बोन की, तो इसके दोनों साइडों पे कहीं ना कहीं आपको जो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है, जो इवन सार्कोमा का सार्कोमेटस पार्ट है, वो बाहर भी जरूर पड़ा हुआ नजर आता है। वो सिर्फ बोन के अंदर नॉर्मली कन्फाइन नहीं करता। और बोन की डिस्ट्रक्शन तब वो करता है जब उसने बोन से बाहर निकलना होता है। और वो भी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, बेसिकली हल्की सी इरोजन होती है। और वो भी इरोजन किस किस्म की होती है, क्योंकि वो स्लिपरी सेल्स होते हैं। और इसी तरह लिम्फोमा का मसला है कि लिम्फोमा भी जो है वो स्लिपरी सेल्स होते हैं, वो भी राम रूम से आगे पीछे जा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो भी इतना डिस्ट्रक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप एक्सरे देखते हैं तो आपको इतना एक्सरे में इतना वो वेल डिफाइंड नहीं आता। आपको जो क्या कहते हैं परमिएटिव पैटर्न है वो ज़्यादा लगता है। इसमें तो आपको पूरा लिटिक लीजन लग रहा है ना, तो लिटिक लीजन से ज़्यादा आपका परमिएटिव पैटर्न जो है वो ज़्यादा फेवर करता है इसको। तो इसलिए इसमें आप लोगों ने जिसने भी इसको अप्रोच किया, क्योंकि जाहिर बात है कि इसका डेस्मोप्लास्टिक फाइब्रोमा जो कि डेस्मोइड ट्यूमर का पार्ट है, काउंटर पार्ट है तो वो ट्यूमर कई बार इस तरह हो सकता है। लेकिन इसमें जो आपका कमाल था वो ये था कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें जिसने भी दिया है उसने सही दिया। लिटिक नैरो ट्रांजिशन जोन और आर्टिकुलर सरफेस तक को इतना शायद नहीं पहुंच रहा, लेकिन स्टिल फिर भी जो है आप लोगों ने इसमें ठीक दिया हुआ है। जी, जॉइंट सेल ट्यूमर की एक तो जो ये लोकेशन है ना वो नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि जो GCTs होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो आपके इस पर पड़े होते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो GCT होते हैं वो जहाँ जहाँ भी पड़े होते हैं वो पूरे का पूरा उसने बोन को बिल्कुल खा के ख़त्म किया होता है। और दूसरा इसमें भी जो इसकी अपेयरेंस होती है वो इस तरह नहीं होती, वो थोड़ी सी एक्सपेंडेड जो है अपेयरेंस आती है। आपने देखा ही होगा उसको जिसने ट्यूमर्स को। और ये जो है इसलिए इसकी और दूसरी लोकेशन जो सबसे बड़ी अगेंस्ट है ना उसके, वो इसकी लोकेशन है कि GCT के अगेंस्ट अगर ये ट्यूमर यहाँ पे आइलिक वाली साइड पे आ जाता है ना तो फिर हम शायद कंसिडर कर लेते, लेकिन ये सॉरी प्यूबिक साइड पे, लेकिन ये जगह जो है GCT के लिए कोई इतनी मुनासिब नहीं है। दूसरा आर्टिकुलर सरफेस को भी इसने कुछ खास जिस तरह होता है ना लिफ्ट नहीं कराई हुई, उसके भी थोड़ा सा साइड पे रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है एक्सपेंशन तो। खैर मेटास्टैटिक डिपॉजिट वाले भी ठीक हैं, फाइब्रस डिस्प्लेसिया भी कुछ हद तक ठीक है, और प्लाज्मा साइटोमा भी ठीक है। इविंग्स में अगर आपको एज पता होती फिर तो नहीं था। ABC लेस लाइकली है, क्योंकि ABC में जो है वो नॉर्मली आपको यहाँ पे MRI बहुत अच्छा हेल्पफुल कर देता है कि उसमें आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो इसलिए इसमें तो ये वाले डिफरेंसेस ज़्यादा है। और फिर हम अगले केस पे चलते हैं। अच्छा, अब ये केस देखें आप। अच्छा जी,
ये अब आप उस केस के साथ इस केस को कंपेयर करें, आपको दो बिल्कुल, अब ये भी डिस्क स्पॉन्डालोडिस्काइटिस का केस आ गया। ये देखें, ये टी ये वर्टिब्रल बॉडी का हाल देखें, ठीक है, और दूसरा आपने इसके साथ और क्या चीज़ देखनी थी कि जो है वो जब हम इसमें एपी में देख रहे हैं तो ये पूरी की पूरी जो इसके साथ है ना, पैरास्पाइनल कलेक्शन बनी हुई है दोनों साइडों के ऊपर। तो अगर आपको ये पैरास्पाइनल कलेक्शन मिल गई है और साथ आप इस जगह पे देखेंगे जिस तरह ये वर्टिब्रल बॉडी को तो उसने पूरा उड़ा दिया है, लेकिन अगर आप इस डिस्क के आगे वाले पार्ट को देखें ना, ये देखें, उसमें डिस्क का हाल देखें, और इसमें अभी तक डिस्क का जो है ना रिलेटिव प्रिजर्वेशन आगे तक पड़ी हुई है। तो अगर इस तरह की पिक्चर आपको मिलती है और थोरेसिक स्पाइन के अंदर मिलती है, तो फिर जो है ट्यूबरकुलस एंडोस्पोंडाइलोडिस्काइटिस का एलिमेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू पायोजेनिक है। अब इसमें सीधी सीधी बात है कि इतने बड़ी बड़ी कलेक्शंस आपने आज तक कभी किसी पायोजेनिक वाले डिस्काइटिस के अंदर नहीं देखी होंगी। इसमें यहाँ पे इरोजन हुई पड़ी है सारी की सारी, और दोनों साइडों में कलेक्शन है। तो कलेक्शन और इवन कि आपका अगर लंबर स्पाइन है ना, उसमें भी आपके सॉस का शेडो जरूर उड़ा होता है, क्योंकि लंबर स्पाइन के अंदर उसके अंदर चूंकि सॉस साथ पड़ा होता है, तो वहां पे अगर सॉस शेडो एब्सेंट आपको साथ जरूर मिलेगा। अगर आपको दोनों साइडों के बायलैटरल सॉस मिल रहे हैं और फिर स्पॉन्डालोडिस्काइटिस है ना, तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि आप पायोजेनिक वाली साइड पे जाएं इसको लेके। और अगर इस तरह का पेशेंट है कि जिसमें बायलैटरल पैरास्पाइनल कलेक्शंस पड़ी हैं, तो फिर डेफिनेटली आपने जो है ना इसको ट्यूबरकुलर स्पॉन्डालोडिस्काइटिस के पेशेंट के तौर पे डील करना है। और इसको मैं देखता हूँ कि किसने टीवी स्पाइन काफी सारे ने दिया है माशाल्लाह। पॉट्स डिजीज, शुरमैन तो नहीं है, गुमल्स भी नहीं है। ये तो टिपिकल डिस्काइटिस का पेशेंट है जो टीबी स्पॉन्डालाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डालोडिस्काइटिस दोनों कह सकते हैं। बेहतर ये है कि स्पॉन्डालोडिस्काइटिस या वो कह दे, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो था आपको पता है कि ये पिक्चर तो आप लोगों को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसकी सुपीरियर एंड इंफीरियर जो ऊपर और नीचे वाली जो एंड प्लेट्स हैं, इनके अगर स्क्लेरोसिस हो, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट इनवेरिएबली जो है सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म ड्यू टू रीनल फेलियर का ही केस होता है। इसके अलावा इसके अंदर इसके डिफरेंशियल में बहुत ही लेस लाइकली कोई और चीज़ मिलती है आपको। और इसमें वही रगर जर्सी स्पाइन और या इस तरह हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा केस था कि ये तो ऊपर नीचे इसकी वर्टिब्रल बॉडीज खासतौर पे ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो काफ़ी सारों ने बहुत कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जिसने दिया वो ठीक है, रगर जर्सी ठीक है, और इसमें क्या दिया है, नहीं ये तो देखें इसमें इसमें इसके अंदर तो आप इसको देखें आप, और जब भी आप स्पाइन देखा करें ये चीज़ जरूर देखा करें कि क्या इसकी जो ये सुपीरियर एंड इंफीरियर एंड प्लेट्स हैं वो स्क्लेरोटिक तो नहीं है। इसमें देखिए कितना क्लियर स्क्लेरोसिस है दोनों साइड, ऊपर नीचे सारी की सारी वर्टिब्रल बॉडीज में। और ये जो सर्जिकल स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, ये मोस्ट लाइकली कोई नेफ्रेक्टमी या उसके लिए लगे हुए होंगे, क्योंकि वो भी तो इसी लेवल के ऊपर ही जो है वो होते हैं। तो इसलिए इसमें देख लेते हैं बल्कि, हाँ नेफ्रेक्टमीज है ये देखें, तो इसलिए जो है आप लोग इसके नेफ्रेक्टमी विद जो है वो सुपीरियर एंड इंफीरियर एंड प्लेट स्क्लेरोसिस, तो रगर जर्सी स्पाइन या सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म इन इन जो है वो रीनल फेलियर पेशेंट्स। तो इनको तो ये तो केस आपका बड़ा टिपिकल मतलब आता है एग्जाम में ना, इसमें तो आप लोगों को डाउट ही नहीं होना चाहिए। जितना इतना स्क्लेरोसिस बहुत होता है जितना ये नजर आ रहा है, इससे ज्यादा नजर भी नहीं आता होता आपको। अच्छा जी, उससे अगला जो था वो सैक्रो, दोनों सैक्रोइलियक जॉइंट्स जो थे उनकी आपने इन्वॉल्वमेंट देखनी थी। तो दो चीज़ें क्या फ़र्क थी कि एक तो ये था कि इसका जो आलिक साइड थी, ये सैक्रम साइड है, और ये आलिक साइड है, तो इसका सारे का सारा स्क्लेरोसिस था। रिलेटिवली रिड्यूस जॉइंट्स के इसी साइड में भी यही था कि इसके जो आइलिक साइड थी इसके सारे का सारा जो है वो स्क्लेरोसिस हुआ पड़ा था। और जो इसकी जॉइंट्स नर्विंग थोड़ी सी ऊपर से तो थी, लेकिन नीचे से जॉइंट स्पेस ऑलमोस्ट ठीक थी पड़ी हुई। तो इसका मतलब ये था कि ये सिमेट्रिकल जो है वो सैक्रो या रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, तो इसके अंदर आ रहे थे, इसमें स्क्लेरोटिक चेंजेस। और दूसरा इसमें ये था कि लेकिन लंबर स्पाइन जो थी वो ठीक थी। तो अगर आपको इस तरह का पेशेंट मिले कि जिसमें यानी कि आपके स्क्लेरोसिस आइलिक साइड पे ज़्यादा है, सिमेट्री है, और स्पाइन ठीक नजर आए, तो फिर आपकी जो है ना इसमें जो HLA के अलावा जो ये एंकलोजिंग के अलावा जो स्पॉन्डालो आर्थ्रोपैथीज है उनके कॉज होती है। और इसमें जो है इरेक्टिव आर्थराइटिस का जो पेशेंट था ये वाला, तो इसमें असल चीज़ जो थी वो उसकी बायलैटरल जो सैक्रोइलिक जॉइंट्स हैं उनको सेंस करना,
और उसके बाद स्पेयरिंग ऑफ जो आपका ये लंबर स्पाइन थी उसकी स्पेयरिंग थी, और इसकी स्क्लेरोसिस और रिलेटिवली प्रिजर्व जॉइंट स्पेस की, अभी इसकी एनकालोसिस नहीं हुई हुई दोनों जॉइंट स्पेस की। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंदर आ सकती हैं। इसके अलावा इसमें जो दूसरी चीज़ें हो सकती थी वो इसकी जो आपकी इंटेरोपैथी रिलेटेड जो यानी कि क्रोन्स और उसके बाद अल्सरेटिव के साथ भी जो आर्थरोपैथीज होती हैं, तो वो भी कई जो इस तरह प्रेजेंट करती हैं हमको। और उस ये जो ये सारी थी, ये सारी के सारे आपके आ जाते थे जो सेप्टिक नॉर्मली होती हैं आर्थराइटिस। अब इसमें देखते हैं आप लोगों ने क्या दिया है। एसिमेट्रिकल सेक्रोलियाटिस ठीक है, बस सेक्रोलियाटिस तो है इसमें। और टीथर कॉर्ड भी दिया, टीथर कॉर्ड इसमें तो नजर नहीं आ सकती आपको। स्पाइना बाइफिटा जरूर है, लेकिन स्पाइना बाइफिटा कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है कि जो एग्जाम से कोई बहुत ज्यादा आपको हेल्प करे, अनलेस कि वो पीडियाट्रिक पेशेंट ना हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज्यादा लोगों ने दिए। एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये है कि एक तो आपको नॉर्मली एनकालोसिस अगर नजर आ गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ स्क्लेरोसिस नजर आ रहा है ना तो फिर आप एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे डायरेक्ट ना जाया करें। फिर आप थोड़ा सा जो है ना मतलब ब्रेक लगा के चला करें कि ये हो सकता है कि एनकालोजिंग के अलावा दूसरी, और खासतौर पर स्पाइन भी बिल्कुल क्लीन पड़ी हुई है, तो फिर आप फॉरन अब्रप्ट जो है वो वो जो है क्या कहते हैं एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ना कॉल कर दें। आप उसके साथ बाकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज रिलेटेड आर्थरोपैथी, रिएक्टिव आर्थराइटिस और जो सोरेटिक आर्थराइटिस हैं उनको भी लाइन डिफरेंशियल में ना, ताकि उसमें फिर ये होगा कि वो भी फाइंडिंग इस तरह की होती है, क्योंकि इसमें अभी एनकालोसिस नहीं डेवलप हुआ हुआ। अगर ये एनकालोज हो चुके होते हैं और यहाँ पे आपको सिंडेस्मोफाइट फॉर्मेशन या जो कैल्सिफिकेशन ऑफ डिस्क की नजर आ जाती, फिर आप बेशक कह देते। और अगर आपने कहना भी है तो सस्पिशन देखें, उस पर लिख दें कि चले B27 करा लें अगर ये मेल पेशेंट है तो। और अगर ये फीमेल है तो फिर ऑब्वियसली एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट बहुत ही रेयर है फीमेल के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद अगला पेशेंट था आपका। हाँ ये वाला देखें अब इस पेशेंट के अंदर अब आप देखें कि ये जो है ना जो टिपिकल एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट होता है जो एडवांस, ठीक है। अब इसमें भी आप ये अगर मैं इसकी और पहले मैं एक ये वाला एक्सरे दिखाता हूँ। अच्छा इसमें देखें, इसमें भी बेतहाशा ये स्क्लेरोस, ये इसकी जो वो एंटीरियर ALL और PLL है, और जो एंटीरियर डिस्क के एरियाज हैं वो सारे के सारे फ्यूज हैं, लेकिन आप इसके अंदर कभी भी फ्लोइंग जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं ना ऊपर से जाते हैं वो कोई नजर नहीं आना आपको। और दूसरा ये कि स्पाइन टूटी पड़ी है, क्योंकि इसमें स्पाइन बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती है एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। ये फिर आज आपको इसमें थोड़ा सा स्पाइन के रिलेटेड जो आर्थरोपैथीज होते हैं ना उन पे हम आज ज़्यादा डिस्कशन कुछ कर रहे हैं, और उसकी रीज़न भी यही है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसमें आते हैं आपके पास। और जो इसकी जो एक्सरे था, इसमें भी आपको ये जो एक्सरे की ये स्पाइन देखें किस तरह यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और चलती जा रही है कोई ब्रेक के बगैर। ये जो लाइन होती है ये जो वर्टिब्रल बॉडीज की अंदर आती है, ये वाली इस तरह की फ्यूजन जिस तरह की ये आई भी है, तो ये ऑलमोस्ट इनवेरिएबली जो है वर्टिब्रल बॉडीज की, ठीक है ये याद रखना। मैंने भी पोस्टीरियर एलिमेंट्स की कोई बात नहीं की, सिर्फ वर्टिब्रल बॉडी की बात की है कि अगर वर्टिब्रल बॉडी इस तरह आपको ऊपर से लेकर नीचे फ्यूज नजर आए, तो ये फिर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी है, और जिस तरह ये भी सारी आपको नजर आ रही है। और इसके अंदर फिर अगर ये पेशेंट इस तरह का है और इतनी आपको फ्यूज नजर आ रही है, तो फिर आप इसमें CT MR आगे जरूर सजेस्ट करेंगे, स्पेशली अगर वो एक्यूट पेन या ट्रॉमा के बाद पेशेंट प्रेजेंट हुआ है। और उसके अंदर आपका वो डेफिनेटली होता है कि चूंकि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्रैक्चर की इंसिडेंस बहुत बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसमें आपने फ्रैक्चर को रूल आउट करना होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 33 था। अच्छा जी, उसके बाद एक और पेशेंट था, ये फिर वही एटिपिकल पेशेंट था जो कि आप लोगों को नहीं आइडिया होना था। वो ये था कि इसके जो डिस्टल पार्ट्स हैं ना, ये जो डिस्टल फैलिंग्स थी ये सारी की सारी बिल्कुल इरोड होकर खत्म हुई हुई थी, लेकिन इसके अलावा इसमें ना तो कोई कैल्सिफिकेशन थी, ठीक है, ना कोई और ऐसी फाइंडिंग थी जो किसी और डिजीज को फेवर करती हो। तो ये जो इस तरह का पेशेंट होता है इसमें ये होता है कि ये फेमिलियल डिस ऑटोनोमिया का होता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें जो नर्व की जो वो जो क्या है सेंसिव जो है ना, क्या कहते हैं फाइबर्स, वो वर्क नहीं करते। तो जब चूंकि वो वर्क नहीं करते तो जो पेनफुल स्टिमुलाई हैं, जो इनसेंसेशन होती है उसको, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि इन लोगों को पता ही नहीं लगता जब कोई चीज़ इसको ट्रॉमाटाइज कर रही है उंगलियों के एंड को, तो उसकी वजह से इन बेचारों का जो है ना वो उंगलियों के एंड्स जो है वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना इसके अंदर
बाकी स्क्लेरोडर्मा की जो फाइंडिंग जिसको मेजॉरिटी लोगों ने दी गई थी, तो वो हो सकता है डिफरेंशियल में, लेकिन उस सूरत में प्रॉब्लम क्या होता है कि स्क्लेरोडर्मा में नॉर्मल आपको कुछ ना कुछ कैल्सिफिकेशंस जो होती है ना वो ज़रूर मिलती है। और उसके अलावा जो है इसमें थर्मल इंजरीज में होती हैं बिल्कुल, कि जिसमें बर्न इंजरीज के बाद जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, तो उसमें भी ये आगे वाले जो है पार्ट चले जाते हैं। लेकिन इसमें आपने याद रखना है, ये कंजेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन, या जिसको आप फेमिलियल डिसऑटोनोमिया कहते हैं, ये भी इसके डिफरेंशियल में आता है। और इस केशन के अंदर जो है वो फेमिलियल यानी कि इनसेंसिटिविटी टू पेन थी, जिसकी वजह से उसके ये जो होते हैं डिस्टल फेलिंग्स, ये सारे के सारे ट्रोमाटाइज होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा डिफरेंशियल था, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने अगर स्क्लेरोडर्मा लिखा है, चूंकि वो आपके डिफरेंशियल का आपको आइडिया नहीं था, तो इसलिए उसमें लिखने में भी मसला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी आप इसको जो है वो मतलब यानी कि सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए कि इसमें इस तरह के पेशेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई फाइंडिंग जो है वो स्क्लेरोडर्मा के लिए नहीं थी। अच्छा हाँ, अब ये उसका जो इससे पिछले से पिछला केस देखा है जिसमें एंटीरियर बॉडी फ्यूज थी, अब क्या हो रहा है, अब पोस्टीरियर एलिमेंट सारे फ्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं वो ठीक हैं, इसके दरमियान में कोई फ्यूजन नहीं चल रही। लेकिन अब जो पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट ऑफ लाइन में सारे के सारे फ्यूज हुए पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इनके जॉइंट्स होते हैं जो कि फेसेट जॉइंट्स होते हैं जिनके वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान, और फिर वो जब इन्फ्लेम होते हैं और जब वो इनका लूज करते हैं, तो फिर क्या होता है कि पोस्टीरियर एलिमेंट सारे आपको फ्यूज नजर आते हैं। और ये अगर आपको नजर आ रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही डिजीज होता है, वो कौन सा होता है, जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, जब जेआरए का पेशेंट आएगा या जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आएगा, तो उसमें आपको जो सबसे कॉमन फाइंडिंग दिखाई जाएगी, तो जो उन सा भी आप एक्सरे उठा लें, इसमें पोस्टीरियर एलिमेंट सारे के सारे आपको एक लाइन में ऐसे लगेगा जैसे ब्लेड बना दिया गया उनका। और ये फाइंडिंग बहुत टिपिकल है, और ये केस काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है। और उसमें आप फोकस आगे वाली वर्टिब्रल बॉडीज पे कर रहे होते हैं कि जिसमें ऑस्टियोपेनिया है, जबकि असल मसला जो है वो पोस्टीरियर एलिमेंट्स में पड़ा होता है। इसकी वर्टिब्रल बॉडीज बिल्कुल ठीक होती हैं, जाहिर बात थोड़ा बहुत ऑस्टियोपेनिया, चूंकि मूवमेंट कम में हो जाती है, जब मूवमेंट कम हो जाएगी तो थोड़ा सा ऑस्टियोपेनिया डिसयूज की वजह से डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो असल चीज़ है वो आपकी उसी वजह से मसला सारे का सारा होता है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद जो है फिर आपका, सॉरी ये क्या हुआ, अच्छा अब अगला जो पेशेंट था, ये जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट जो था ना, ये मैं देखता हूँ किसने ठीक किया, ये किसी ने भी नहीं ठीक किया था मेरा ख्याल है। और ये जबकि मेरे हिसाब से तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूमेटॉइड एक ने लिखा डॉक्टर सारिश ने, लेकिन जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस JRS के लिए जो है ना लाजमी लिखना था, और बाकी इसमें कोई मसला नहीं था और ये इसलिए मैंने लगाया था कि इसमें आपको ये पता लग जाए कि जो उसके पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं इनको भी आपने देखना होता है कि ये अलग-अलग पड़े हुए हैं। अगर ये इस तरह सारे के सारे फ्यूज हुए पड़े हैं, जिस तरह ये सारे के सारे एक ही पूरे का पूरा पैच सा बना हुआ है, तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि ये इस तरह सेपरेट होने चाहिए अलग। हाँ बिल्कुल ऐसे पोस्टीरियर एलिमेंट सारे के सारे यहाँ से जहाँ तक नजर आ रहे हैं आपको सारे फ्यूज्ड हैं, और ये जब नजर आए एक ही बात करनी है, और वो है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा जी, उसके बाद ये वो एक ऐसा पेशेंट है जिस पे सारे लोग मुत्तफिक हो जाते हैं कि कोई इसमें मसला नहीं है, सिवाय इसके कि इसके वही सीगल अपीयरेंस है, और वही जो टिपिकल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, और एक खट्टी अच्छी खासी इरोसिव चेंजेस हैं इसके अंदर। तो इसमें जो है वो इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि फीमेल मिडिल एज फीमेल्स में होता है, और इसमें मेरे ख्याल है कि तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो, सिवाय कुछ एक दो ने सोराइटिक स्फटिक दिया, लेकिन इसमें मेरा मशवरा ये था, देखें इस जॉइंट के अंदर ये अगर आपको जॉइंट्स इस तरह स्क्लेरोज्ड और एरोडेड और जॉइंट स्पेस खत्म नजर आ रही है, तो भाई इसमें ना आप लोग इसकी पिक्चर याद कर लें। ये पिक्चर हमेशा जो है ना वही देखें, सीगल हर जगह पे सीगल ही बना पड़ा है पूरे का पूरा, यहाँ से भी देखें ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये टिपिकल पिक्चर्स हैं, ये नहीं कि आर्ट मिनीज हैं, तो इसलिए इनको अपने नहीं, इसमें डिफरेंस आपको गलती होना चाहिए। और ये यूज़ भी ये आखिरी जो इन DIP PIP को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, तो इसमें जो है वो आपने याद रखना है कि ये हमेशा वही जो एरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, और सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखेंगे ना तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक खास किस्म है, तो जिसमें ज़्यादा आपकी जो है ना वो एरोसिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ना यानी कि जो यानी खास जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, और बाकी सारे जॉइंट्स को जो है ना रिलेटिवली स्पेयर रखता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये जो है एरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना
उसके लिए लिखना है। लेकिन सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, याद रखें इसमें, अगर आप सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखेंगे तो वो फिर आपके लिए इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए लिया जाएगा। और आपको पता है कि जब आप नॉर्मल पेशेंट्स का करते हैं तो ये जॉइंट्स आपके ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व नहीं हुए होते। ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका ये फर्स्ट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और इस तरह के जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है हैंड का। लेकिन जो ये वाला इरोसिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि यंग फीमेल्स के अंदर या मिडिल एज फीमेल्स में होता है, तो उसमें ये सारी की सारी जो है ना इन्वॉल्वमेंट इन टिपिकल ये जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स और डिस्टल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट्स जो हैं, इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला जो पेशेंट था, ये भी माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा पिक किया है। और ये ऐसा पेशेंट होता है, तो इसको भी हम देखते हैं। इसमें यही था कि कोर्स ट्रैबिकुलेशन पैटर्न था सारे का सारा, और स्क्लेरोसिस था एरिया। और ये जो है पेजेट्स डिजीज का एक टिपिकल जो है वो जो एक अदा कोई जो दिखाते होते हैं, क्योंकि वैसे हमारी पॉपुलेशन में पेजेट्स डिजीज होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में जो है चूंकि ये मतलब इधर उधर से भी केसेस लेते हैं, तो वो फिर आपको दिखाना तो पड़ता है। तो इसलिए इस पर ये पेजेट्स डिजीज था, और पेजेट्स डिजीज के अंदर ना माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने किया था इसको ना सही सिलेक्ट। लेकिन जो जिन लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया था, खासतौर पे कुछ लोगों ने इसको एवियन लेफ्ट हिप जॉइंट कहा था। तो इसमें भी जो है ये देखिए, एवियन तो कहीं पे भी नहीं है, जॉइंट तो बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे अगर एवियन होता तो ये स्क्लेरोसिस करके यहाँ पे इसका हेड ऑफ का जो होता तो यहाँ पे कहीं डिस्ट्रक्शन हुई होती, स्क्लेरोसिस हुई होती। और सेकेंडली, हमेशा अब जो दोनों acetabulum हैं और जो दोनों आइलिक ब्लेड हैं, वो हमेशा एक दूसरे से कंपेयर होते हैं, कि आपने इसको इस जगह से कंपेयर करना है। अब अगर आप इस जगह को इस जगह से कंपेयर करें तो आपको नजर आएगा कि ये जगह एक्सपेंडेड भी है, इसका जो ट्रेबिकुलेशन पैटर्न है ये जो सारे का सारा, ये भी अच्छा खासा थिकएंड। और इस तरह ही यहाँ पे जो इलियोपेक्टिनियल और इलियोप्यूबिक लाइंस हैं, वो भी सारी की सारी थिकएंड हुई पड़ी है। इस जगह को देखें आप और इस जगह को देखें आप, तो आपको इसमें भी आइडिया होगा कि वो जो ट्रेबिकुलेशन है वो बड़ी एक्सटेंसिवली इसके अंदर यूं जा रही है। तो इसलिए ये आपने याद रखना है कि जो सारे का सारा एरिया है, ये पूरा मुकम्मल, ये सारे का सारा आपका इसके फीचर जो है वो पेजेट्स के लिए बड़ा टिपिकल फीचर है। और पेजेट्स जो डिजीज के अंदर ये है, आपने याद रखना है। और जो एवियन नहीं है, एवियन किसी भी तरह नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमेशा जो है वो क्या होता है, जॉइंट स्पेस नैरोइंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस और सेकेंडरी इस तरह के फीचर्स, और इतने ज़्यादा स्क्लेरोसिस उसमें कभी भी जो आइलिक बोन्स है उसमें नहीं जाता। उसके बाद एसिटेबुलम, आइलियोप्यूबिक, आइलियोपेक्टिनियल लाइंस को इतना इन्वॉल्व नहीं करता वो कभी भी, इसलिए उसकी पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जो सेप्टिक आर्थराइटिस है उसमें हमेशा ऑस्टोपिनिया होता है, उसमें जो ये साइड होती है ये हाइपरटेंस होती है, और जो इन्फेक्टेड साइड थी वो आपको इसमें ऑस्टियो स्पीनिक लगती है, यानी कि इसमें कम कैल्सिफिकेशन या कम आपको इसमें स्क्लेरोसिस नजर आता है। अच्छा जी, उससे अगला जो पेशेंट है वो, अब इसमें थोड़े से एटिपिकल पेशेंट्स आ रहे हैं, आप आज देख रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है, इसमें असल में तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो है ना ल्यूनेट और स्केफॉइड के दरमियान जो जगह थी ना वो इंक्रीज थी थोड़ी सी। और तो लेकिन इसमें ये ठीक थी, और उसकी वजह से जो है ना ये फिर यहाँ पे ये जो जॉइंट था यहाँ पे ये इसकी जगह थोड़ी सी थी, तो ये बेसिकली एक इसकी प्रॉब्लम है जिसको रोटेटरी सबलक्सेशन ऑफ स्केपॉइड कहते हैं, जिसमें जो है वो सबलक्स कर जाती है कई दफ़ा। लेकिन जब आप इसको लेटरल व्यू पे देखते हैं तो उसके साथ पे इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इतना नहीं फर्क पड़ता जितना होना चाहिए। लेकिन ये आपने बस ये याद रखना है कि एक बार इसमें आपको ये वाली जॉइंट स्पेस इसको पिक करनी जो थी ना वो ज़रूरी थी। ये टिपिकल डिसलोकेशन नहीं थी, मतलब जो इसकी होती है, लेकिन बस ये सिंपल आपने बस इसमें कोई खास फाइंडिंग थी भी नहीं, यानी कि कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन ये सारी बातें थोड़ी सी रोटेटरी सबलक्सेशन थी। बाकी जिन्होंने टेरी थॉम्सन दिया है वो ठीक है, मतलब स्केफोल यूनिट डिसोसिएशन दी है तब भी ठीक है, चलो उन्होंने कम से कम ये जो स्पेस है इसको तो अप्रिशिएट किया ना। तो लेकिन बस ये एक वैसे ही आपको दिखाने के लिए था, इसको छोड़ दें बस। तो 39 जो नंबर था ये बड़ा टिपिकल सा था, जो कि एडल्ट के अंदर जब एकॉन्ड्रोप्लेजिया प्रेजेंट करता है तो वो कैसे प्रेजेंट करता है वो देखें आप यहाँ पे। अगर आप इसकी वही जो स्पाइनस प्रोसेसेस को अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये जो है जिस तरह जितना आप टिपिकली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाइड होते जाएंगे, ये वाइड नहीं हो रहे थे, ये बिल्कुल नैरो डाउन होकर स्ट्रेट स्ट्रेट चलते जा रहे थे। तो इसलिए इसमें जो है ना आपके, जो मेरा ख्याल है वो तो यही है कि इसमें इसमें तो आप लोगों को, और यहाँ से भी जो स्पाइनल कैनाल होती है वो यहाँ से देखें अभी ये इसकी और पोस्टीरियर एलिमेंट्स के दरमियान जो जगह होती है, यानी कि
वर्टिब्रल बॉडी का पोस्टीरियर एंड और जो इसके जो पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान में स्पाइनल कनाल होती है, उसकी भी स्टेनोसिस होनी शुरू हो जाती है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये नैरो डाउन करती जा रही है और बिल्कुल स्टेनोस होती जा रही है, ऐसे नीचे से नीचे जा रही है। और यही इसको इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह स्पाइनल कैनाल नीचे आती है तो वाइड करती है कॉर्डेक्वाना नर्व रूट्स को सारों को सेटल डाउन करने के लिए। लेकिन जो इसमें इसमें आपके स्पाइनस प्रोसेस जो इस तरह वाइड होने चाहिए वो स्ट्रेट या नैरो डाउन करें, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ड्रोप्लेजिया का पेशेंट है। तो इसमें ये टिपिकल जो है वो एक कॉन्ड्रोप्लेजिया का पेशेंट था। और हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडीज के अंदर को स्कैल्पिंग है, ये भी इंडिकेट करती है कि थोड़ा सा ड्यूरल एक्टेजिया का एलिमेंट हो जाता है कि वो अंदर जगह रहती नहीं कनाल के अंदर, तो फिर थोड़ा सा बाहर को बल्ज करना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये जो है आपका जो पेशेंट था इसमें एक कॉन्ड्रोप्लेजिया का पेशेंट था। और इसमें डॉक्टर मुदस्सिर ने एक कॉन्ड्रोप्लेजिया लिखा और डॉक्टर निदा ने, जैगम ने, बस बाकी सारे जो हैं वो कोई इधर उधर ही फिरते रहे। और जो है ना एक कॉन्ड्रोप्लेजिया नहीं देखा। ये डल्ट के अंदर मैंने इसलिए आपको दिखाया था कि जो है वो जी एंटीरियर स्कैल्पिंग हो सकती है जी, बिल्कुल डाउन्स में भी हो सकती है। लेकिन इसमें असल में जो फीचर था वो इसकी, ये जो अगर आप एपी देखें ना तो इसमें वो यू नैरो डाउन कर रहे थे ना स्पाइनस प्रोसेसेस। तो ये बेसिकली जो ज़्यादा टिपिकल है ये हमारा उसका फीचर है एक कॉन्ड्रोप्लेजिया का। प्लस ये जो इसका वो आवर ग्लास टाइप और ये जो बाकी सारे के सारे इसकी, यानी कि अगर आप इसको नॉर्मल एडल्ट के तौर पे देखें तो आपको आइडिया होगा कि इसका जो है ये जो इसके आईलिड ब्लेड्स हैं ये भी बड़ी टिपिकल से नज़र आ रहे हैं। और बाकी सारे पिक्चर भी जो है वो टॉम स्टोन आईलिड विंग्स ये देख लें जिस तरह उसके होते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे नज़र आ रहे हैं। और बाकी ये भी है, तो इसमें तो ये आप लोगों को मिस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए मिस हुआ कि आपका दिमाग उस वक्त जो है वो पेडियाट्रिक की तरफ नहीं था। वैसे ये 35 ईयर ओल्ड मैन है। और आप लोगों ने देखा हुआ है आजकल जो है वो एक कॉन्ड्रोप्लेजिक जो लोग हैं वो काफ़ी कॉमन नज़र आ जाते हैं आपको, कि जिसमें वो फ्रीक्वेंटली होटल्स में भी खड़े होते हैं या वहाँ हर जगह पे होते हैं। वो उनके भी एक्सरे तो हो सकते हैं ना। तो एडल्ट में आपको भी आइडिया होना चाहिए कि ये सारे के सारे फीचर्स वही वाले जो पेडियाट्रिक्स में आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे के सारे एडल्ट में भी आपके पास जो है वो आ सकते हैं। तो ये बेसिकली एडल्ट पेशेंट था एक कॉन्ड्रोप्लेजिया का। अगर पेडियाट्रिक होता फिर आप लोगों ने पकड़ लेना था। अच्छा जी। इसमें जो जिन जिन लोगों ने इसको किया, क्यों होता है इसके लिए जो है ना वो असल में ये इसीलिए तो आप लोगों को हम वो देते हैं, क्योंकि जब आप पहले टेस्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग देख लें अपनी तरफ से सारे। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना या कोई भी पढ़ा रहा होगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, उसको फिर आपको लगेगा हाँ ये भी मुझे आता है, और फिर आप कहेंगे कि इसमें तो कोई नहीं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो आप लोग हैं पहले कमेंट करें और कमिट करें। कमेंट एंड कमेंट में ये होगा कि आपको खुद डॉक्यूमेंट जब आप कर लेंगे ना कि हमने ये लिख लिया है, तो उसके बाद फिर अब आप लोगों को जो चीज़ समझाई जाएगी तो वो आप लोगों की ज़्यादा मेमोरी के अंदर जो है पेनिट्रेट करेगी कि अच्छा हाँ ये तो हमने गलत कर दिया था, ये भी हमने गलत कर दिया था। और हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की गलतियाँ ज़्यादा हों, ठीक कम हो। उसकी रीज़न ये है कि जितने ठीक होंगे केसेस उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो ठीक हो गए। जो चीज़ें गलत हैं हमने वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि ये चीज़ें आपकी यहीं पे गलत हो जाएं, एग्जाम में जाके गलत ना हो। तो इसलिए जो जितने केसेस आप लोगों के गलत होते हैं तो उसमें आप लोग बिल्कुल वो ना हुआ करें, क्या कहते हैं उसको, डिसहार्ट को, बल्कि अच्छा अच्छा फील किया करें कि ये सारी गलतियां अगर एग्जाम में कर लेते हम तो ज़्यादा मसला था, तो हमने इधर ही अब करके एक दफ़ा मतलब इसको काम को साहब को बराबर कर लिया है। तो इसलिए आप लोग इसको तसल्ली से देखा करें। और वही बात है कि जो थॉट प्रोसेस है ना उसका मैं आपको बताऊंगा तसल्ली से। लेकिन उसमें ये होता है कि दो मेथड्स होते हैं आपके दिमाग के चलने के। एक दिमाग का चलने का मेथड है जो लो एनर्जी है, वो क्या करता है वो रिफ्लेक्सेस पे चलता है कि ये चीज़ ऐसे थी, ये चीज़ उस तरह की नजर आई थी, और आप उसको उसके साथ आइडेंटिफाई करके चीज़ें फिट करके उसको बना देते हैं। एक चीज़ ये होती है जिसमें आप प्रोसेसिंग करते हैं ब्रेन की, उसमें वो हाई एनर्जी, उसमें एटीपी बहुत यूज होती है। वो कहते हैं ऑलमोस्ट लाइक 8 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको उसके अंदर ब्रेन की। तो जब आपकी चूंकि आप उस वक्त एंग्जाइटी के अंदर लो एनर्जी मोड में अपने ब्रेन को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर आप उसका जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो टाइप 1 चल रहा होता है, कि जिसमें आप रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, थॉट नहीं कर रहे होते हैं। मतलब आप उसको सिर्फ पहचान रहे होते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो आपको ईजी लगती है। जबकि अगर उसके अगेंस्ट आप उसको प्रोसेस करें तो आप लोग सारे ठीक होंगे, लेकिन आप जब उसमें करते हैं तो फिर वो इसी वजह से होते हैं। हाँ इसकी जो है पूरी बुक है थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की। और इस पे फिर हम एक देखते हैं जिस दिन हमारा दरमियान छुट्टी हुई ना, आधे घंटे का मैं आपको लेक्चर दूंगा ऐसे पूरा, कि जो ये दिमाग की वर्किंग है ना ये बहुत क्रिटिकल होती है, ख़ास तौर पे
उसके लिए जो आपके है ना, तो इसलिए जो है ना, आई ट्यून तो प्रैक्टिस से होती है। नहीं, ये मैं इंशाल्लाह दूंगा लेक्चर लाजमी ना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट, यानी कि जो हमारे अगले 4-5 दिन है, इनमें से किसी दिन रखते हैं। और उसमें मैं आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, जो एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए और जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो हाउ ब्रेन वर्क्स के नाम से एक बुक है पूरी, तो उसको आपको मैं समरी थोड़ी सी सुनाऊंगा उसकी ना, ताकि जो है वो उसमें आप लोगों को बेसिक चीज़ों का पता हो कि आपने कहाँ पे गलतियां कर सकते हैं, और उस थॉट प्रोसेस को सिर्फ रोक के आप अपने उन्हीं नॉलेज के साथ जो आपके पास है, आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। तो लेकिन सिर्फ वही होता है कि जब आप एंग्जाइटी में जाते हैं ना, तो आपको ये अंदाजा नहीं हो रहा होता कि आपका ब्रेन आपको डिसीव करना शुरू कर देता है। और वो डिसीव क्या कर रहा होता है, वो आपको इजी वेज पे लेके जाता है कि आप उस वक्त एंग्जाइटी लेना ही नहीं चाह रहे होते, आप ये सोचना ही नहीं चाह रहे होते कि मुझे ये चीज़ नहीं आई। तो आप देखते हैं इमेज, आपको लगता है कि ये इमेज मैंने देखा था, और ये मैंने फलाने डॉक्टर साहब के पास देखा था, और ये जो है स्क्लेरोसिस का था, बस खत्म। आगे जो है ना, दिमाग ने अब कोई काम नहीं करना, अब आपने टक 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 करके चीज़ें लिख देनी है। और ये वर्स्ट वे है एग्जाम में यूज़ करने का, क्योंकि इसमें ये है कि अगर तो आपका रिकग्निशन पैटर्न ठीक ठीक बैठ गया तो ठीक है, लेकिन जो आपके दिमाग की प्रोसेसिंग है वो कहीं नहीं आती इस सारे चक्कर में। वो आप सोचते बिल्कुल नहीं है उस वक्त, और वो सोचना चाहते भी नहीं है आप असल में उस वक्त ना। तो इसलिए आप इस जब आप जा रहे होते हैं एग्जाम के लिए ना, तो आप लोगों की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस देख लें। और उन ज़्यादा केसेस देखने का मकसद ये होता है कि कोई एग्जाम में हम रिकग्नाइज करने में आसानी हो, कि हम उस केस को किसी केस के साथ मिला सकें जो एग्जाम का केस होगा। तो ये जो होता है ना, ये हमेशा गलत होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं यूज़ करना होता एग्जाम में, ये खतरनाक है। क्योंकि अगर आपने उनमें से 2 केसेस भी वो रिकग्नाइज नहीं कर सके 100% जो थे आपका ख्याल था हैं, और अभी भी अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आप अपने एग्जाम को खुद एक दिन बैठ के रिव्यू करेंगे, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि ये जो जितने केसेस गलत किए हुए हैं ना आपने, ये ज़्यादातर वो होंगे जो आपने पहले देखे हुए होंगे। और सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुई होगी रिकग्निशन का, कि जो आपने केस देखा होगा उसमें आपका ख्याल था कि वो पोस्टीरियर एलिमेंट्स यूज ही नहीं होते, और उसमें पोस्टीरियर एलिमेंट्स यूज हुए हुए थे, तो लेकिन उसकी वजह से सारा का सारा केस गलत हो गया। तो इसलिए ये इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कशन करेंगे, मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसको, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये आपको मिल जाएगी वीडियो, उससे पहले पहले अपलोड कर देंगे, या हम आपके साथ वैसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये केस था इसमें जो था ना आपके पास, वही कि आपने देखे होंगे इसमें स्क्लेरोटिक एरियाज थे, और जब आप वर्टिब्रल बॉडीज देखते हैं इसमें आपको सबसे ज़्यादा कभी भी इस तरह डिफ्यूज मतलब स्क्लेरोसिस नज़र नहीं आना चाहिए कभी भी। इसके अपना एक पैटर्न होता है, ट्रेपिकुलेशन पैटर्न होता है, वो आपको बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होता है। तो इसमें जिस तरह ये स्क्लेरोटिक एरियाज थे, जो एक्सटेंसिव लेटिक स्क्लेरोटिक मिक्स से जिस तरह आ रहे हैं एरियाज, तो ये जो है टिपिकल एक स्क्लेरोटिक मेटास्टैटिक डिपॉजिट्स के जो हैं, और अगर मिक्स होते हैं तो हमेशा जो है वो, जैसे यहाँ पे लिटिक एरियाज भी आ रहे हैं, स्क्लेरोटिक एरियाज भी आ रहे हैं, तो ये डेफिनेट जो है आपके पास 2 ही ऑप्शंस होती हैं इसमें। और वो मेजॉरिटी जो ऑप्शन है वो आपकी ब्रेस्ट कार्सिनोमा ही होती है, अगर फीमेल है फिर तो डेफिनेटली, क्योंकि उसमें लिटिक और जो ब्लास्टिक मेट्स हैं वो इकट्ठे चलते हैं। अच्छा, अब उसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भी अब आप लोगों के जो आंसर्स हैं ना, उसमें कईयों ने एनकलोजिंग बनाया हुआ है, कईयों ने कुछ बनाया हुआ है, और ये है, यही है ना केस, हाँ यही है, सॉरी। तो मेटास्टैटिक डिपॉजिट खैर काफ़ी ने बनाया हुआ है। और लेकिन फिर वही बात है कि अच्छा, मल्टीपल माइलोमा में लिटिक बहुत एक्सटेंसिव होते हैं, इसमें लिटिक और स्क्लेरोटिक दोनों थे, और ख़ास तौर पे अगर आप वर्टिब्रल बॉडीज देखें ना, तो इसमें तो सारा स्क्लेरोटिक एलिमेंट डोमिनेंट है। ये देखें इस तरह स्क्लेरोज हुए पड़ी है सारी की सारी वर्टिब्रल बॉडीज, ये यहाँ पे देखें, ये सारा एरियाज देखें, ये सारे के सारे स्क्लेरोसिस हैं। तो इसलिए आपने इसमें तो आपका जो था ना, मेटास्टेसिस के अलावा कुछ भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं थी। और बाकी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और गौर करते तो आपको पता लगता था कि यहाँ पे सर्जिकल स्टेपल्स भी हैं। सर्जिकल स्टेपल्स इस जगह पे किस जगह के होते हैं, एक्जिला के। और एक्जिलरी क्लियरेंस किसमें होती है, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में। तो अगर आपको ये एक्जिलरी क्लियरेंस मिल जाती तो इससे ही आपको आइडिया हो जाना था कि ये पेशेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोस्ड है ऑलमोस्ट। इसलिए ये सेकेंडरी क्लॉज के क्लूज, सॉरी, ये भी ढूंढा करें जरूर लाजमी, ठीक है, तो ताकि उससे फिर ये होता है कि आपको काफ़ी हद तक इसमें भी एडवांटेज हो जाता है। अच्छा हाँ, ये, सॉरी, ये मेरे ख्याल से शायद ठीक आ गया। अच्छा चलें, ये शायद वो शायद, हाँ ये था नहीं, मैं सॉरी। अच्छा चलो 42 पे आ जाते हैं। 42 जो था वो सिंपल एक MRI का आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस दिखाया गया था। इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड चीज़ नहीं थी, सिवाय इसके कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की सारी फाइंडिंग मिल जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस की सारी फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलता है आपको, नंबर एक के जो इसकी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, यानी कि जो आपको नॉर्मली किस पे देखते हैं आप लोग, PD पे,
ठीक है। पीडी पे आपको ना इसके साथ साथ एक हाइपर इंटेंस पूरी कार्टिलेज चल रही होती है आपके इस पे जॉइंट की सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो ना आपकी जो ऑस्टियो को जो कार्टिलेज होती है ना, जिस तरह यहाँ पे आ रही है थोड़ी सी पीछे से, ये जो वाइट एरिया है, लेकिन यहाँ पे आगे ये खत्म हो जाती है। तो अगर आप इसको, ये चूंकि पीडी इमेज नहीं है, लेकिन पीडी में अगर होता है तो उसमें आपको पता लग जाता है कि जो सबसे पहली फाइंडिंग मिलती है ना आपको, वो आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज की थिनिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है, जब आर्टिकुलर कार्टिलेज थिन करना शुरू करती है तो फिर जो सब कॉन्ड्रल एरिया है जो उसके नीचे पड़ा होता है, ये वाला जो सारा एरिया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एडीमा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। और फिर एडीमा आने के बाद क्या होता है, अगला काम उसके अंदर फ्लूइड इन्वेजिनेट करना शुरू करता है। और फ्लूइड इन्वेजिनेट करने के बाद सब कॉन्ड्रल जो है, यानी कि इसके नीचे सिस्ट्स बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो बोन के प्रोसेस है वो तो सिंपल है कि थिनिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसके बाद फिर सब कॉन्ड्रल एडीमा, फिर सब कॉन्ड्रल सिस्ट, या जिसको जियोड फॉर्मेशन आप कहते हैं, कि जो स्मॉल स्मॉल सिस्ट बननी शुरू होती हैं, जो कि बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड की सॉर्ट ऑफ पिटिंग करके अंदर जो है ना इमेजिनेशन करके, क्योंकि वो जो बोन है वो सॉफ्ट हो रही होती है, तो वहां पे इसको इमेजिनेशन करके जाने की मिल जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये फाइंडिंग होती है। उसके बाद फिर सेकेंडरी क्या होती है कि आपको जो, जिस तरह बोन के एंड्स हैं, जिस तरह ये एंड है और ये एंड्स है, यहाँ पे आपको ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसके मार्जिन के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे ये, यहाँ पे, उसके बाद फिर ये देखें ये वाला एरिया, ये जो मार्जिन है, यहाँ पे आपको ना ऑस्टियोफाइट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड नंबर पे फिर आप बोन के मार्जिन पे ऑस्टियोफाइट्स के ऊपर डिस्क्राइब करते हैं कि जी इसके अंदर मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ऑस्टियोफाइट बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रगड़ना शुरू कर देते हैं, ग्राइंड करना शुरू कर देते हैं, किसको, मेनिस्काई को, जो कि उनके दरमियान पड़े होते हैं। तो उसके बाद जब हम मेनिस्काई को रगड़ना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद हम कहते हैं ट्रंकेशन ऑफ मेनिस्काई, कि जो मेनिस्काई हैं वो थिन आउट करना शुरू कर देते हैं, वो उस वियर एंड टियर को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहते, तो वो फिर एरोड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो सारी इरोजन स्टार्ट हो जाती है, फिर वो सबलक्स करना शुरू हो जाता है जॉइंट, जॉइंट की ओरिएंटेशन थोड़ी सी डाउन आगे पीछे होने जाती है। फिर उसके साथ क्या होता है कि आगे आपकी जो ये सिस्ट्स हैं, जो जो ये जिस तरह पोप्लीटियल सिस्ट वगैरह हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जो कि साइनोवियल जॉइंट की फ्लूइड की मैनिपुलेशन की वजह से होती हैं। अब इसमें तीन जॉइंट्स होते हैं नी जॉइंट के अंदर। एक कौन सा होता है, मीडियल टीबियो फेमोरल, एक फिर जो लेटरल टीबियो फेमोरल, और एक फिर पोप्लीटियो फेमोरल। ठीक है। तो जो ये आपका जितने भी आप, अगर आपको कभी भी वो केस दिखाएं तो आपने उसमें, एक मिनट मैं दिखाता हूँ इसमें, सॉरी इसमें भी नहीं है, हाँ ये देखें, इसमें आपको ना, अब ये जो जॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है, पटेला पड़ा हुआ है, ये फेमोरल। ठीक है। तो ये जो पटेलो फेमोरल जॉइंट है, इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। इसकी भी आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो जाती है और इसके भी मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको तीनों, जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट है वो है मीडियल टीबियो फेमोरल, उसके बाद फिर लेटरल टीबियो फेमोरल, और फिर पोप्लीटियो फेमोरल, ये तीनों जॉइंट्स होते हैं। तो जब ये तीनों जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आप क्या कहते हैं, ट्राई कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। और अगर आपका सिर्फ एक जॉइंट स्पेस इन्वॉल्व है, जो कि मोस्ट कॉमनली मीडियल जॉइंट स्पेस इन्वॉल्व होती है हैवी वेट में, तो उसको आप मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस या मीडियल वो जो है जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, मीडियल पेटालोफेमोरल जॉइंट का, सॉरी पेटालो कह रहा हूँ, टीबियो फेमोरल का। तो ये आपको ना थोड़ा सा ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी इसमें पिक्चर्स का पता होना चाहिए, स्पेशली कि अर्ली फाइंडिंग्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती हैं और वो डेवलप, क्योंकि जो अब एक्सरेस में देखते हैं ना, उसमें तो ऑस्टियोफाइट डेवलप हो चुके होते हैं, सारा कुछ हो चुका होता है। तो वो तो आपको देखने के लिए तो एमआरआई नहीं कराया जाएगा ना, क्योंकि वो तो आपको एक्सरे पे नजर आने शुरू हो गए। तो एमआरआई कराया जाता है, उसमें आपके बाकी सारी चीजें देखी जाती हैं। और प्लस जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उसके बाद फिर ये होता है, एक और चीज जो साथ डेवलप हो रही होती है, वो इसमें लूज बॉडीज होती है। लूज बॉडीज क्या होती है कि जो ऑस्टियोफाइट्स मार्जिन पर डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह ये ऑस्टियोफाइट है, तो अब पेशेंट चला दरमियान में और वो छोटा सा ऑस्टियोफाइट बोन का ब्रेक हुआ और वो जॉइंट कैविटी के अंदर आ गया। तो फिर क्या होगा, वो आके जहाँ 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 जाएगा वहाँ वहाँ पे और रगड़ता जाएगा, और जैसे जैसे रगड़ना शुरू करेगा तो साथ ही जॉइंट एफ्यूजन और जॉइंट सारा स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली जॉइंट एफ्यूजन जो है वो उसका फीचर नहीं है अगर नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन अगर कोई ऑस्टियोफाइट टूटा है, कोई उसकी वजह से टीयर हुआ है मेनिस्कस का, तो आपको जॉइंट एफ्यूजन भी बड़ी कॉमनली मिल सकती है इसके अंदर। तो ये जो सारे के सारे फीचर्स हैं, ये इसने मैंने आपको रिवाइज कराए हैं कि कई दफा ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिंपल सा केस लगाया होता है उन्होंने, उसमें लूज बॉडीज पड़ी होती हैं, और उसकी वजह से जो है वो आप लोगों को पूछना चाह रहे होते हैं कि ये क्या है। तो आप लोग सारे के सारे किस चीज़ पे लगे होते हैं कि जी ये साइनोवियल आर्थ्रोपैथी है, ये जो है फलाना आर्थराइटिस है, तो फलाना आर्थराइटिस याद रखें। इसमें आर्थराइटिस जो है ना उसके अंदर
ये जो वाहिद इस तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी वो आर्थराइटिस है जिसमें बोन बोन की जो डेंसिटी है वो हमेशा प्रिजर्व रहती है, वो कभी भी गायब नहीं होती। तो इसमें ये सिंपल एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक था, और लूज बॉडीज भी थी इसमें जो थोड़ी सी नजर आ रही थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी शायद, ये शायद पड़ी हुई है एक, और इसी तरह आगे शायद पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो लूज बॉडीज भी हैं और साथ मिनिस्कल टीयर थे, ये जो मिनिस्कल टीयर आपको दिखाया। इसलिए इसमें आपने सिंपल ये याद रखना है बस, ठीक है, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की फाइंडिंग्स जो हैं वो क्या क्या होती हैं और वो कैसे कैसे प्रेजेंट करती हैं। इफ्यूजन आपको बता दें इसमें, हाँ इफ्यूजन इसलिए होती है जॉइंट में कि कोई लूज बॉडी जब ब्रेक करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं जाके फंसती है, वो जाके उसको एरोड करती है किसी जगह पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और उसकी वजह से जॉइंट इफ्यूजन आ जाती है। लेकिन जॉइंट इफ्यूजन हो सकती है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जॉइंट इफ्यूजन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होती, बल्कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में जॉइंट इफ्यूजन ठीक ठाक मिलती है। अच्छा, उसके बाद ये अगला पेशेंट था जिसमें ये ऑब्वियसली सारी बात है कि कुछ थोड़ा सा मुश्किल था आप लोगों के लिए। और असल में ये होता है कि जो आपकी, ये अगर आप इसके जॉइंट देखें ना, तो इसमें ये नॉर्मल जॉइंट तो नहीं थे ना। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे बेसिकली टोटल नी रिप्लेसमेंट हुई हुई थी। और जब टोटल नी रिप्लेसमेंट इन्फेक्ट कर जाए किसी भी वजह से, जो कि हो सकती है इन्फेक्शन, क्योंकि सारी बातें पेशेंट के डायबिटिक होते हैं, कुछ होता है, उस पर सर्जरी के बाद वो जो नी रिप्लेसमेंट थी वो इन्फेक्ट कर सकती है। तो फिर क्या करते हैं आप, फिर ये होता है कि आप उसको निकाल के जो जो नी रिप्लेसमेंट के जो सामान था वो आपने निकाल देना है। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक लेडन जो आपके होते हैं ना, क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स, और ये एंटीबायोटिक इम्पिंगेटेड सॉरी इम्प्रेगेटेड सॉरी मेथाइल मैक्रोलेट, ये जो बीड्स होते हैं ना, ये स्पेशल्स का नाम याद रखना मुश्किल सा नाम है इसका। तो ये जो बीड्स, खैर आप इसको एंटीबायोटिक बीड्स कह दें, ठीक है। तो एंटीबायोटिक बीड्स जो हैं वो सारे के सारे प्लेस कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो नी रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन होती है वो नॉर्मली आम एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, आईवी एंटीबायोटिक्स वहाँ पे उस जॉइंट स्पेस में नहीं पहुँच सकती। वो जॉइंट स्पेस में चूंकि आपकी इन्फेक्शन हुई हुई है, तो आप क्या करते हैं, उसमें उसको दोबारा ओपन करते हैं, वो जो प्रोस्थेसिस लगाए होते हैं वो निकाल देते हैं। वो निकालने के बाद अब उसकी जगह पे जो है ना वो ये इस तरह के बीड्स रख देते हैं। और ये बीड्स होते हैं आहिस्ता 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 जो है ना इसमें एंटीबायोटिक को रिलीज करते रहते हैं जॉइंट स्पेस के अंदर। और रिलीज करने के बाद फिर जो है ना ये उसके अंदर इसकी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो ये आप लोगों ने सारी बातें कि साइनोवियल सेकेंडरी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस ही लिखा था, लेकिन लेकिन वो फिर मैं वही बता रहा था आपको कि वो नॉर्मली इतने बुरे जॉइंट में नहीं होती, वो साफ जॉइंट में होती है, और वो नॉर्मली पोस्टीरियर जॉइंट स्पेसेस में ज़्यादा, मतलब आपको देखा होगा आपने, वो आ रही होती है, और इस तरह यानी कि जॉइंट्स के दरमियान में वो नॉर्मली नहीं पड़ी होती। तो लेकिन ये सारी बात है कि साइनोवियल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस, अगर आपको इसकी हिस्ट्री नहीं पता तो आपका मतलब डायग्नोसिस यानी कि जो भी आपने दिया था वो ठीक था। लेकिन फिर भी असल चीज़ आपको ये होनी चाहिए कि इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि दूसरा जो डिफरेंशियल है वो इनफैक्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद इसकी एंटीबायोटिक बीट प्लेसमेंट भी इसमें आती है। अच्छा जी, ये जो पेशेंट था ये आपने देखा था, इसमें फ्रैक्चर था मेरे ख्याल से, हाँ। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना वो थी कि ये जो इंटरट्रोकेंटेरिक रीजन था ना इसका, यहाँ पे इसका एक फ्रैक्चर लाइन सी थी जो कि यहाँ से आ रही है और यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी इनकम्प्लीट इंटरट्रोकेंटेरिक हिप फ्रैक्चर था। ये मैंने जो सिर्फ इसलिए दिखाना था कि जो T1 है उस पर फ्रैक्चर लाइंस ऐसी नजर आती हैं हमको, ठीक है। अगर ये कोई ट्यूमर होता या कोई ऐसी चीज़ पड़ी होती तो जो है उसमें क्या होना था, उसमें फिर ये यहाँ पे पूरे का पूरा ये जो वाइट एरिया आ रहा था ये रिप्लेस हो जाता होता है डार्क एरिया के साथ, इस तरह का एरिया आ जाना था। चूंकि वो नहीं आ रहा, सिर्फ एक लीनियर डिफेक्ट जा रहा है जो कि पूरे का पूरा थ्रू एंड थ्रू ट्रांसफर्स यानी कि पूरा नहीं जा रहा। उसका मतलब ये है कि ये एक वर्टिकल इंटरट्रोकेंटेरिक पोर्शन में सिर्फ एक फ्रैक्चर लाइन थी। उसके अलावा इसमें जो है ना वो यहाँ पे भी थोड़ी सी आपको आइडिया हो रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें भी थी शायद यहाँ पे, ये देखें, ये लाइन जा रही है ये वाली, यहाँ तक आ रही है। ये पूरी की पूरी यानी कि इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर पूरा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा जो था वो इसमें मेरा ख्याल है कि वो फ्रैक्चर था। तो इसमें और कुछ इतनी खास चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि इसमें आपका एक फ्रैक्चर था और आपको इस पे T1 पे ये फ्रैक्चर लाइन ऐसी ही नजर आती है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है इसमें जो है T2 फैट सेट, हाँ, T2 एंड फैट सेट एंड स्टर आर वेरी वेरी डिफरेंट। जो T2 फैट सेट होता है उसमें आप, जो स्टर है ना वो बेसिकली जो
सीक्वेंस है ना, वो बेसिकली T2 और T1 के दरमियान की चीज़ निकलती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो है T2 बेस्ड स्टर होता है। स्टर का अपना उसके अंदर वैसे T2 की प्रॉपर्टीज आ जाती है, लेकिन उसमें आप इन्वर्जन रिकवरी से फैट को सप्रेस करते हैं। जो फैट सेट होता है ना, उसमें आप पहले बैंडविड्थ दे के फैट को सप्रेस करते हैं। स्टर में आप बैंडविड्थ नहीं देते, उसमें आप एक इन्वर्जन रिकवरी पल्स देते हैं पहले। तो ये बिल्कुल एक अलग दो सीक्वेंसेस हैं। और जो T2 फैट सेट है वो कॉमनली यूज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हम स्टर को यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है, अगर आपने इसमें दिखाता हूँ, ये जो है ये कॉर्नल T1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने बड़ा क्लियर कट, ठीक है। और मेजॉरिटी इमेजेस के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। और इसमें ये जो है, ये मोस्ट लाइकली स्टर इमेज है, क्योंकि इसकी जो ये जिस तरह ये स्प्रेस हुआ हुआ है ना फैट, क्योंकि जो आपके फैट सेट इमेजेस होते हैं ना, उसकी ये मार्जिन होते हैं ना एंड वाले, ये कभी भी इतने अच्छे स्प्रेस नहीं होते फैट के। लेकिन अगर आपको ऐसा मिले कि जिसमें होमोजेनसली सारा फैट स्प्रेस हुआ पड़ा है एट टॉप टू बॉटम, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टर सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिले जिसमें फैट स्प्रेस भी हुआ हुआ है, यानी दरमियान में बहुत सा फैट स्प्रेस है, लेकिन जो ये कोने हैं ना उसके आपके इमेज के, वहां पे फैट स्प्रेशन इतनी अच्छी नहीं, वहां पे जाके ग्रे सा हो जाता है फैट। तो इसका मतलब ये होता है कि वो फिर आपका जो है फैट सैट सीक्वेंस है, वो आपका स्टर सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि स्टर सीक्वेंस बड़ा होमोजेनसली पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फैट को स्प्रेस करता है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि जो आपके ये होते हैं ना पेल्विक स्कैन, उसमें स्टर को कभी भी नहीं ऐड करते होते, क्योंकि स्टर जो है उसमें कंफ्यूजिंग होता है पेल्विक स्कैन में। ये जो इसके होते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं उसको, डर्मोइड और इस टाइप की चीज़ों के लिए, तो इसलिए मतलब है स्टर के अंदर नहीं। स्टर आप किसी पे भी अप्लाई नहीं कर सकते, फैट सेट आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। फैट सेट जो है क्योंकि एक पहले फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसलिए आप उसको तो T1 फैट सेट भी करते हैं और T2 फैट सेट भी करते हैं। लेकिन जो स्टर है, स्टर सीक्वेंस, उसमें आप का आप उसमें T1 T2 नहीं होता, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं बस। वो उसी तरह का आएगा हर दफा, यानी कि उसमें वो बेसिकली T2 वेटेड ज्यादा होता है, यानी कि T2 की प्रॉपर्टीज ज्यादा आ रही होती है। लेकिन वो होता एक अलग सीक्वेंस है, मतलब ना वो T1 होता है ना वो T2 होता है, उन दोनों के दरमियान की एक चीज होती है विद मोर T2 प्रॉपर्टीज। और दूसरा ये है कि उसमें जो सेकंड चीज है वो आपका वो है कि जो फैट सेट है वो दोनों में यूज हो सकता है। वो T2 फैट सेट भी कर सकते हैं, T1 फैट सेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप T2 फैट सेट रूटीन में नहीं करते, उसकी बजाय आप T1 फैट सेट करते हैं, और T1 फैट सेट के बाद ही आप कंट्रास्ट करते हैं, क्योंकि जो स्टर है उस पर कंट्रास्ट भी स्प्रेस हो जाता है। कंट्रास्ट के साथ स्टर कभी भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप स्टर कंट्रास्ट करेंगे तो जो इन्हांसिंग एरिया वो भी स्प्रेस कर जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है जो है इसकी। तो उसमें आपने फैट सेट हमेशा करना होता है, तो इसलिए जब भी आपको कंट्रास्ट इमेज दिखाया जाएगा तो वो एक ही इमेज होगा, वो या तो T1 विदाउट फैट सेट या T1 विद फैट सेट, बस। इसके अलावा T2 पे कोई कंट्रास्ट नहीं होता। T2 पे कंट्रास्ट नेगेटिव होता है हमेशा, वो ब्लैक होता है, वो इन्हांस नहीं करता। तो अगर इन्हांस कर रहा है तो हमेशा हमेशा आपने एक ही बात याद रखनी है कि इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज ए T1, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो था इसके बाद वो है, सॉरी ये वाला हमने किया था नहीं, ये हाँ ये मफूकी सिंड्रोम था। ये तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से मेजोरिटी ने जो है वो देखो किसने किया। अच्छा इसमें क्या किया, हाँ माशाल्लाह, इसमें जो है ना सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है मफूकी सिंड्रोम में गए हैं। तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, ये तो आप लोगों का एक टिपिकल एग्जाम का केस है। अभी मैं इसमें आपको थोड़े से टिपिकल केसेस दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप इसमें ज़रा वेल वर्स्ड हो जाएं, फिर आपको जो है ना मफूकी और ऑल ईयर्स के ना थोड़े से टिपिकल केसेस भी एक दो दिखाऊंगा। अच्छा नहीं, उसके बाद फिर ये था, इसमें मतलब क्या था पेशेंट को, हाँ इसमें ये एक जो था ये क्या कहते हैं, राइट प्यूबिक क्रेमस का मेरे ख्याल से शायद था, यहाँ पे लिटिक सा एरिया पड़ा हुआ था। हाँ यहाँ पे था शायद। और उसके साथ ही जो थी ये लिटिक एरिया के साथ ये वाला जो एरिया था जहाँ पे लाइसिस हुआ हुआ था, उसके साथ ही एक कलेक्शन सी पड़ी थी जो कि इन्हांस कर रही थी। ये बेसिकली जो था वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट ने दिखाया हुआ है कि वहाँ पे जो है वो स्पॉन्डाइलो यानी कि सॉर्ट ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस मेरे ख्याल से, उसके साथ फिर जो है वो ये इसने वो सारी बोन डिस्ट्रक्शन की हुई है। तो बेसिकली ये वही उसके साथ एक एब्सेस बनी हुई है। और तो ये तो आप मतलब वो इन्फेक्शन के तौर पे ही डील करेंगे, यानी कि आप इन्फेक्शन ले जाके बाकी आगे जिस तरह भी इसको मर्जी कर लें। हर्निया नहीं था, हर्निया होता तो हमेशा वो ऊपर से आपको बाउल लूप आता हुआ नजर आ रहा होता। और दूसरा MSK का स्टेशन है। मेटास्टैटिक डिपॉजिट इस तरह सॉफ्ट टिश्यू में लेस लाइकली होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ये वो, अगर होता तो या तो बोन में होता है या फिर बाहर होता। और TB बिल्कुल सही डॉक्टर मुदस्सिर ने दिया, और बेहतरीन डायग्नोज होती है इसमें। मल्टीपल एब्सेसिस भी चलें ठीक है, मल्टीफोकल ऑस्टियोमाइलिटिस भी ठीक है।
और ऑस्टियोमाइलिटिस जिसने लिखा है वो भी ठीक है, बिल्कुल सही है कि ऑस्टियोमाइलिटिस विद एडजेसेंट एब्सेस फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा एटिपिकल सा पेशेंट था। और इसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो फिर ये रप्चर्ड बेकर सेस जो होती है वो कई दफ़ा आपको दिखा देते हैं, और ख़ासतौर पे किस पे दिखाते हैं आपको, अल्ट्रासाउंड पे। उसमें क्या होता है कि ये सारे का सारा फ्लूइड जो है गैस्ट्रोक्नीमियस के अराउंड जा रहा होता है, और वो सारे का सारा इसमें आपको लग रहा होता है। और आप लोग इसको क्या कॉल करते हैं, सेलुलाइटिस, कि ये सेलुलाइटिस हो गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे यहाँ पे सारा फ्लूइड नजर आ रहा होता है आपको सबक्यूटेनियस स्पेस के अंदर। तो ये याद रखना है कि अगर आपको गैस्ट्रोक्नीमियस के अराउंड इस तरह का फ्लूइड नजर आ रहा है, और आपको साथ कहीं पे सिस्ट का थोड़ा सा एलिमेंट नजर आ रहा है, तो जो रप्चर्ड बेकर सिस्ट है वो भी इसी तरह प्रेजेंट करती है। वो यहाँ से प्रेजेंट करती है, और जो वो गैस्ट्रोक्नीमियस के साथ ऊपर नीचे जॉइंट के साथ फ्लूइड दे देती है, और वो फ्लूइड पूरा इस तरह ऊपर से नीचे जा रहा होता है, और वो ठीक ठाक पेनफुल होता है जब इसकी रप्चर होता है। तो पेशेंट आपके साथ पेन के साथ आता है, और लेकिन आप इस फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि ये अंदर बाहर सबक्यूटेनियस के अंदर नहीं घुसा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैस्ट्रोक्नीमियस की बैलीज के साथ साथ ट्रैवल करता जा रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलता जाएगा बैक गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस के साथ। तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फ्लूइड मिल रहा है, तो इट्स मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी दी पॉप्लिटियल सिस्ट, या सॉरी बेकर्स जो सिस्ट है वो रप्चर्ड। ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद इसके बाद एक और, ये भी बाकी सारे सिंपल सिंपल से केसेस थे। इसमें मीडियल मिनिस्कल टीयर था, और इसमें वो बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछते होते कि, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा टेंडेंसी है वो इसमें ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपको, अगर वो उन्होंने जिस तरह अब ये दिया है ना आपको, तो आपको ये देखते ही पता लग जाए कि ये क्या है, आपका लेटरल मिनिस्कस है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये जो टिबिया है, और इसकी जो ये बैक है, ये इस तरह जिस तरह गन नहीं होती बैक, ठीक है, बंदूक उठा के जो कंधे पे रखते हैं, ये वाली जगह बनी हुई है, ठीक है। जबकि जो आपका इसमें मीडियल मेनिस्कस होता है, वो हमेशा याद रखना है आपने कि वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है कि जिसमें जो है वो आपका यानी कि कप टाइप होता है हमेशा यूं। जबकि जो वो है जो लेटरल है वो हमेशा इस तरह होता है कि जिसमें ऊपरली साइड पे जा रहा होता है। लेकिन मीडियल जो टीबीएल है वो हमेशा इस तरह होता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये मीडियल है, जो अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है सारा जाता हुआ, ठीक है। तो ये सारे के सारा जो है वो उसमें इसी का मेरा से बॉडी का टीयर है, और बाकी उसके साथ फिर फ्रेगमेंट है। तो ये आप लोगों का एमआरआई का तो काफ़ी माशाल्लाह आइडिया हो गया हुआ है, तो इसलिए जो है ना आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। और जो एक था ये भी वही मीडियम मेनिस्कल टीयर का ही था पेशेंट। इसमें भी कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी सिवाय इसके कि इफ्यूजन थी, और ये दोनों टीयर आप मीडियल लेटरल मेनिस्कस के जो है ना तसल्ली से देख लेने। और ये एक पेशेंट था जो उसमें आपका जो एसीएल था ना, उसका मसला था। लेकिन एसीएल आपको, अच्छा एसीएल का जो टीयर है ना वो आप लोगों ने हमेशा किस पे कमेंट करना होता है, T2 पे। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है वो तसल्ली से T2 इमेज को ढूंढना है, और फिर आपने कमेंट करना है, क्योंकि जो पीडी इमेज है ना, प्रोटॉन डेंसिटी, उसमें आपका ना वो फेक टीयर नजर आता है आपको। और उसके बाद फिर एक, अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आप फिर उसके बाद ये जो आपका सीक्वेंस है ना, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो आपके कॉर्नल्स है ना, उसमें भी आपको जो है वो यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा होता है पूरा एसीएल, किधर से जाके यहाँ पे अटैच हो रहा है, और ये सारे का सारा एसीएल का पार्ट आपको नजर आ रहा होता है। तो इसमें आप जो मेरी सजेशन है इसमें वो ये है कि एमआरआई में आपने एसीएल टीयर, मीडियम मेनिस्कल टीयर, मीडियल लेटरल कोलैटरल लिगामेंट्स, ठीक है, और जो है आपका ये तो आपके नी जॉइंट में आने ही आने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट में जो सबसे क्रिटिकल है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, अगर आपको दो चीज़ें देखनी आती है ना तो बस काफ़ी है। एक, सुपरास्पाइनेटस का टीयर, जो कि बहुत कॉमन है, और दूसरा जो है आपको बैंकार्ट और हिल सैक्स, वो। और तीसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो आपको इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट का पता होना चाहिए कि इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट कहाँ है, और उसकी थिकनिंग कैसी होती है, और क्योंकि वो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में होते हैं। तो ये तीन चीज़ें शोल्डर जॉइंट की, और ये तीन ही चीज़ें जो हैं आपको नी जॉइंट की, ये तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर वो, यानी कि मतलब एमसीपीएस में या आईएमएम में या एफसीपीएस में, किसी भी लेवल पे ये तीन चीज़ों में कोई माफी नहीं है, ठीक है। और मोस्ट लाइकली जो मैं देखा है वो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सुप्रास्पाइनेटस टीयर की। उसमें वो लोगों का ख्याल होता है कि सुप्रास्पाइनेटस टीयर जो है वो बड़ा अच्छा हमें दिखाया जाएगा, और एक वो आपको सारी इमेजेस देंगे, उसमें से आपने ढूंढना है। तो आप इसमें सुप्रास्पाइनेटस टीयर, और मैं देखूंगा कि अगर तो हम यानी कि मैं इसमें ये सारे के सारे केसेस अब मैं अगली दफा ऐड करूंगा, ताकि आप लोगों को एसीएल टीयर, पीसीएल टीयर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसकी रिपेयर नहीं होती। पीसीएल टीयर को रिपेयर नहीं किया जाता, एसीएल को किया जाता है, पीसीएल को बहुत लेस लाइकली किया जाता है। तो इसलिए एसीएल टीयर का मोस्ट कॉमन एमआरआई की इंडिकेशन है आजकल।
उनको पता होता है ACL टीयर है, और वो उसको कंफर्म करने के लिए अपने ऑपरेशन से पहले करवाना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि वही जो मीडियल मेनिस्कल टीयर, कोलेक्टरल लिगामेंट्स, ठीक है, और उसके बाद फिर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस की चेंजेस, कि इसमें पेशेंट में आप बता सकें कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसी तरह जो आपका शोल्डर जॉइंट है, ये भी आपको इसी तरह ही सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह जो है ना वो आपको नजर आएगी। तो अब हम यहाँ पे हमारा आज की जो डिस्कशन है वो ये 50 केसेस हो गए पूरे, लेकिन अभी आप लोगों का जो मेरा प्लान अंदाजा है वो ये है कि अभी MSK की हम मजीद केसेस, ऑब्वियसली भी तो टाइम है हमारे पास, क्योंकि अभी तो अप्रैल का स्टार्ट है, अभी हमारे पास काफ़ी दिन है। तो इसलिए जो है ना अब हम कल आपका जो, बल्कि आज रात को आपके 2 टॉक्स और ऐड हो जाएंगे। तो टॉक्स नंबर 15 एंड 16 है, और वो 15 एंड 16 जो है वो चेस्ट के और कार्डियोथोरैसिक वाले ही हैं। और उसमें से हम जो 15 है वो हम परसों डिस्कस करेंगे, और जो 16 है वो हम इंशाल्लाह जो है वो सैटरडे को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम पीडियाट्रिक्स और वो जो हमारे बाकी सेक्शंस हैं कुछ ऑब्स के रहते हैं, उनको हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो इसलिए, और जो ईद पे है वो मतलब हम बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि हम उसमें मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन की बस हम लीव करेंगे ईद के दिन, लेकिन उसके आगे पीछे फिर हम सेशंस अपने एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ईद के बाद आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम आप केसेस देख सकते हैं वो आप देखते रहें। और दूसरा ये है कि मेरा अपना आइडिया है कि टॉक्स के कुछ केसेस जो हैं वो आपको, जिस तरह रैपिड्स के केस दिखा रहा हूँ ना मैं, उस तरह मैं अब कुछ टॉक्स के केसेस भी ना मैं आपको अनेबल कर देता हूँ। उसमें ये होगा कि ये तो केसेस आप देख रहे हैं, लेकिन 200-300 केसेस आप और भी देख लें इसी किस्म के, जो थोड़े सेटल फाइंडिंग्स के साथ हैं, ताकि उसमें भी आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे फिर अब हम इसको क्लोज करते हैं। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ लें, तैयारी से रिलेटेड या कोई भी चीज़, तो उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन बेशक ओपनली पूछ लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप माइक से पूछना चाहते हैं, माइक ऑन करके पूछ लें, उसमें कोई ऐसी हेजिटेशन वाली बात नहीं है। हम मतलब आपके अपने तैयारी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, कोई आपके साइट से रिलेटेड क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो ज़रूर पूछें। अच्छा जी। IMM का टॉक्स तो हो गया है, वो तो रिजल्ट भी आ गया है कि कौन सा टॉक्स अब। अब अगली हाँ, नेक्स्ट तक इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इसमें मेरा जो अपना प्लान है ना वो ये है कि मैं इस तरह कर रहा हूँ कि अभी तो चूंकि हम जरा बिजी हैं इनमें सारे IMM में, इसमें इसके बाद ना मैं ना उनके लिए शॉर्ट रिकॉर्डिंग्स भी करके मैं रख दूंगा। उसमें ये है कि वो भी तो ये होता है ना कि मैं अवेलेबल होता हूँ तो आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि फिर जो जिस तरह उनके फिजिक्स का सेक्शन है, जो जितना IMM का है, मेरे अगले टारगेट यही है कि मैं 1-2 सेशंस ना उनके लेके ना, तो उनका IMM का पूरा कवर करके ना एक वीडियो बना के रख दूँ। उससे ये होगा कि जब उन्होंने IMM की तैयारी करनी होगी ना, तो वो अपना बस वो जाके वीडियो सुने, उसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, इसकी बजाय कि हम हर दफ़ा जो है वो व्हील को री इन्वेंट करें, वही चीज़ें बार बार बताएं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं। वो सारी रिकॉर्डिंग्स तो हमने अवेलेबल कर देते हैं, उसमें हम कोई चीज़ ऐसी हिडन नहीं करते कि हमने नहीं रिकॉर्डिंग शेयर करनी है, कुछ है वो सारा कुछ आप लोगों के पास है। तो लेकिन ये है कि कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम कर देंगे जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन होंगी, जिस तरह उनकी एनाटमी है और जिस तरह उनकी वो है फिजिक्स है। और दूसरा ये है कि इस टॉक्स के बाद हम जो है ना इसमें जो थोड़ा सेशन का सिस्टम है ना वो हमारे चलता तो रहेगा, मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उसमें ये होगा कि लेकिन हम वीक में ना 3 सेशंस हमने डिसाइड कर रहे हैं करने के लिए। उसमें से एक सेशन जो है वो फिजिक्स/एनाटमी का होगा, जिसमें वो फिजिक्स के ऊपर भी हम डिस्कशन किया करेंगे, और एनाटमी जो बेसिक है उसको कैसे, मतलब रेडियोलॉजिकल एनाटमी उसको कैसे रीड करना है, यानी कि न्यूरो एनाटमी कैसे देखनी है, किस तरीके से रीड करना होता है, कौन सा सीक्वेंस किसके लिए चाहिए होता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन किया करेंगे। फिर एक दिन जो हमारी डिस्कशन है वो कोर रेडियोलॉजी टीचिंग होगी, फ्रॉम बेसिक्स की, जिस तरह बुक पढ़ाते हैं आप ना। तो उसमें हमारे पास ये है कि हमने काफ़ी सारी स्लाइड्स बनाई हुई हैं अपनी। तो उसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जिस तरह MSK को स्टार्ट कर लेंगे, तो फिर MSK सारा रिवाइज करा के रिकॉर्ड करा देंगे। फिर जो एक दिन हुआ करेगा ना, जो आखिरी दिन हुआ करेगा बचेगा, उसमें हम जो प्रैक्टिकल, जिस तरह हम रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो हम उसका सेशन रखा करेंगे, जिसमें हम जो हफ्ते के केसेस हैं वो डिस्कस कर लिया करेंगे, या हम छोटी सी वर्कशॉप टाइप 1-2 घंटे की किया करेंगे, जिसमें जिस तरह कोई एक CT ब्रेन पकड़ लिया, या कोई MRCP देख लिया, या कोई एक स्टडी मोडालिटी जो कि आप लोगों की डेली प्रैक्टिस के अंदर यूज होगी। तो इस तरह फिर हम वीकली ना थोड़ा सा मतलब किया करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं अभी जरा
टॉक्स निकल जाए उसके बाद फिर इसको सेशन को थोड़ा सेट करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर आप लोग भी अपनी तैयारी करें और अगला इंशाल्लाह जो है वो फिर मुलाकात करते हैं। जी जी, वाइवा सेशन आएगा, आप बेफिक्र होगा, वो आपका वो लाजमी है, इंशाल्लाह वो लाजमी कराऊंगा सर।